नमस्कार। हम देख रहे हैं क्विक रिवीजन जो लेक्चर है अपना पार्ट 2 ये है सेमेस्टर 6 75-25 पैटर्न मुंबई यूनिवर्सिटी की जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है जो नया सिलेबस आया है उस हिसाब से। और अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको ये लाइक और अच्छा लगे ये पूरा वीडियो तो इसको लाइक जरूर करिएगा। तो ये प्रूफ यानी कि साक्ष्य के बारे में पूरा मॉड्यूल है। ये प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ सेक्शन 51 से 123 तक जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का है। तो इसके अंदर हम देखेंगे फैक्ट्स विच नीड टू बी प्रूव्ड, ओरल एंड डॉक्यूमेंट एविडेंस क्या होते हैं, प्रूफ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ये जो नया आया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, तो इसका आप बहुत फेवरेट क्वेश्चन पकड़ के चल सकते हैं कि प्रूफ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। उसी के साथ पब्लिक एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट और लॉ रिलेटिंग टू प्रिजम्पशंस और एक्सक्लूशंस ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, रूल्स रिलेटिंग टू बर्डन ऑफ प्रूफ एंड डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपल। तो ये 8 टॉपिक्स टोटल है। इसके अंदर हम फटाफट देखने की कोशिश करेंगे इसको। आइए देखते हैं। पहला मॉड्यूल जो है साक्ष्य अधिनियम में जो है कि पहला जो टॉपिक है इसमें इस चैप्टर में कि फैक्ट विच नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, कि समय बचाने के लिए कोर्ट का कि कौन से ऐसे फैक्ट है कि जिसको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप देखेंगे फैक्ट विच नीड नॉट टू बी प्रूव्ड इज गिवन इन द सेक्शन 51, 52, 53। तो ये 51, 52, 53 में जैसे फैक्ट जुडिशियली नोटिसेबल नीड नॉट बी प्रूव्ड, या फैक्ट ऑफ विच कोर्ट शैल बी जुडिशियली टेक अ जुडिशियल नोटिस, और फैक्ट एडमिटेड नीड्स टू बी प्रूव्ड, तो ये नीड नॉट बी प्रूव्ड। तो ये सारी चीज़ें को डिटेल हम 1 बाय 1 अभी देखेंगे सेक्शन 51 से 53 में। जैसे कि आप सबको पता है कि एवरी कोर्ट केस बोथ पार्टीज आर एक्सपेक्टेड टू प्रूव द फैक्ट, उनको फैक्ट प्रूव करना होता है, और एविडेंस साक्ष्य जो होता है यूज टू सपोर्ट देयर आर्गुमेंट। बट इन सम केसेस क्या होता है, फैक्ट आर सो वेल नोन, obvious or altered or already admitted, and that's no need to prove them, and documents or witnesses already there। मीन्स अगर फैक्ट विच नीड नॉट बी प्रूव्ड ये क्या है, ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 51, 52 और 53 में दिया हुआ है। तो ये फैक्ट विच नीड नॉट बी प्रूव्ड एक्चुअली देयर आर 2 टाइप्स इसमें देखते हो। तो फैक्ट दैट आर जुडिशियली नोटिसेबल मिक्स कोर्ट एक्सेप्ट देम अस नोन। इसके एग्जाम्पल में अगर देखेंगे कि जैसे सन ईस्ट में उगता है तो हाँ इट इज नोन दैट ईस्ट में उगता है। और फैक्ट दैट आर एडमिटेड बाय द पार्टीज फॉर्मली एग्रीड और नॉट डिनाइड, अगर किसी ने कहा कि मैंने इसे लोन लिया, अगर वो उन्होंने इसको एडमिट किया है तो बाद में वो डिनाई नहीं कर रहा, तो ये फैक्ट नीड नॉट बी प्रूव्ड। इसके केस में ये तथ्य को उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं। तो फैक्ट सच फैक्ट्स डू नॉट नीड टू बी प्रूव्ड थ्रू एविडेंस लाइक ओरल टेस्टिमोनी और डॉक्यूमेंट्स। ऑब्जेक्टिव जो है इसका कि ऑफ दिस इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सेक्शन अगर हम देखते हैं तो ये सेव टाइम करता है, रेड्यूस वर्कलोड करता है, इंक्रीज एफिशिएंसी करता है, अवॉइड रिपीटेशन करता है, और फोकस ऑन ट्रायल्स। ये सेव टाइम कैसे करता है कि अवॉइड वेस्टिंग ऑफ टाइम्स ऑन कॉमन फैक्ट्स, या रिड्यूस द वर्कलोड, फोकस ओनली ऑन डिस्प्यूटेड मैटर्स, या इंक्रीज एफिशिएंसी, स्पीड अप द ट्रायल्स, या अवॉइड रिपीटेशन, नो नीड टू प्रूव व्हाट्स ऑलरेडी एक्सेप्टेड, एंड जनरली फोकसेस ऑन ट्रायल। तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑन रियल जो लीगल इश्यूज है उस पर है इसके लिए। तो सेक्शन वाइज हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन इसका, जैसे सेक्शन 51 है फैक्ट जुडिशियली नोटिसेबल नीड नॉट बी प्रूव्ड। सेक्शन इसका जो बोलता है कि नो फैक्ट ऑफ विच द कोर्ट विल टेक जुडिशियल नोटिस नीड बी प्रूव्ड if a fact is common knowledge or can be easily verified from variable sources, जैसे court can take notice if it without formal proof। जैसे इसका एग्जांपल देखें, the sun rises in the east, या Delhi is the capital of India, water freezes at 0 डिग्री। तो इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, तो फैक्ट नीड नॉट बी प्रूव्ड ऑफ ऑल दिस थिंग बिकॉज ये नोन है। जैसे कोविड-19 पेंडेमिक जो है स्टार्टेड इन 2010-20, तो इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि फैक्ट नोन है। उसी तरह जनवरी 26 को रिपब्लिक डे होता है, तो दिस आर द फैक्ट विच नीड नॉट बी प्रूव्ड। उसी तरह से इसके इंपॉर्टेंस अगर हम देखते हैं कि इसका, तो इस सेक्शन का तो ये प्रिवेंट करता है वेस्ट ऑफ कोर्ट टाइम एंड रिसोर्सेज एंड अलाउ द कोर्ट टू फंक्शन एफिशिएंटली बाय एक्सेप्टिंग ऑब्वियस ट्रूथ्स, एंड दिस फैक्ट्स मे नॉट बी लिस्टेड स्पेसिफिकली बट आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। सो ये फैक्ट को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है। तो 52 में अगर हम देखते हैं कि अगर कि दिस सेक्शन गिव्स स्पेसिफिकली लिस्ट ऑफ द फैक्ट दैट द कोर्ट मस्ट एक्सेप्ट एज ए ट्रू विदाउट इंक्वायरिंग पार्टी टू प्रूव देम। अगर इसको हम डिटेल में देखते हैं 52(1) जो फर्स्ट इसका फैक्ट कैटेगरी होता है लॉ इन इंडिया, जैसे ऑल लॉ आर द फोर्स इन इंडिया इंक्लूडिंग दोस एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इफेक्ट, या इंटरनेशनल ट्रीटीज दैट द ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट साइंड बाय द इंडिया। तो ये सब लॉ को प्रूव करने की जरूरत नहीं है जो आपका सेक्शन 52 में इसमें जो प्रोविजंस है। और या तो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स है, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ पार्लियामेंट, या सील ऑफ कोर्ट है द सील ऑफ द कोर्ट ट्रिब्यूनल एंड गवर्नमेंट ऑफिसर्स, या द ऑथराइज सील्स जो है एट द एडमिरल्टी कोर्ट्स के या नोटरीज के, या पब्लिक ऑफिसर्स है नेम सिग्नेचर एंड टाइटल पब्लिश्ड इन द गजेट, या कंट्रीज के फ्लैग्स जो है ऑफिशियली रिकॉग्नाइज ऑफ द कंट्रीज एंड देयर फ्लैग्स, एंड द टाइम एंड जियोग्राफिकल हॉलीडेज जैसे डेज, मंथ, लीप ईयर, ऑफिशियल हॉलीडेज, मैप एटसेट्रा, या टेरिटरी ऑफ इंडिया है जैसे जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, या वॉर ऑफ पीस है, हॉस्टिलिटीज ऑफ पीस डिक्लेयर्ड बाय इंडिया, या कोर्ट स्टाफ एंड एडवोकेट है, नेम ऑफ द जजेस क्लर्क्स जो इसमें ऑलरेडी स्टैट्यूटरी बॉडी में है,
रीड एंड सी रूल्स जैसे बोलते हैं कि जो रूल ऑफ सी है या तो अनक्लोज है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ, तो ये सब प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो सेक्शन 52(2) क्या बोलता है कि जो कोर्ट है, तो 52 बोलता है कि कोर्ट में रिफर बुक्स, गजेट और या तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स टू वेरीफाई दिस फैक्ट्स एंड इफ द पार्टी वांट्स टू कोर्ट टू टेक जुडिशियल नोटिस इफ इट मे हैव टू प्रोड्यूस अ बुक एंड डॉक्यूमेंट इट सपोर्टेड। एग्जांपल इसके अगर देखते हैं, कोर्ट शैल रिकॉग्नाइज द इंडिया साइंड द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट और द कोर्ट मस्ट एक्सेप्ट द गजेट। जो गजेट होता है उसको नोटिफिकेशन जो होती है जो गवर्नर से अपॉइंटमेंट से उनको निकालती है, गवर्नमेंट के अपॉइंटमेंट की नोटिफिकेशन है, या कोर्ट नीड नॉट बी प्रूव दैट द दिवाली फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन दिस डेज एंड दिस इज अ पब्लिक हॉलीडे एंड दिस डे द पब्लिक हॉलीडे बी देयर एज पर द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। उसका पर्पस ऑफ सेक्शन 52 अगर हम देखते हैं, अवॉइड करता है फॉर्मल प्रूफ फॉर पब्लिक लीगल एंड ऑफिशियली रिकॉर्डेड फैक्ट्स, या इंश्योर करता है जुडिशियली यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी को, हेल्प इन फास्टर एंड स्मूथर लीगल प्रोसीडिंग्स। उसी तरह से सेक्शन 53 फैक्ट विच नॉट बी प्रूव्ड, फैक्ट एडमिटेड नीड नॉट बी प्रूव्ड एक्चुअली। तो इसमें क्या बोलते हैं जनरली, इसका अगर टेक्स्ट हम देखते हैं तो नो फैक्ट नीड टू बी प्रूव्ड इफ एनी प्रोसीडिंग्स विद द पार्टीज देयर टू देयर एजेंट्स agree to admit at the hearing or which they are agreed to admit by any writing under their hands before the hearing or which by rule of pleading in the force at the time they are deemed to have admitted by their pleadings। इसका मीनिंग अगर देखेंगे तो ये होता है कि if both the parties admit a fact there is no need to prove it। इसके एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, अगर एक चेक बाउंस का केस है, इन केस ऑफ चेक बाउंस द एक्यूज्ड एडमिट द इशूइंग ऑफ द चेक। अगर जो एक्यूज है वो बोलता है कि हाँ मैंने जो चेक दिया था जो बाउंस हुआ है, तो ये फैक्ट ऑलरेडी जो एडमिटेड है, तो इसको नो नीड टू फर्दर प्रूफ, तो इसके प्रूफ मंगाने की आवश्यकता नहीं क्योंकि जो एक्यूज ने उसको मान्य किया है, एडमिट किया है। उसी तरह से बोथ एक और केस देखते हैं कि इफ बोथ द साइड्स एग्री दैट द कॉन्ट्रैक्ट वाज साइंड ऑन 1 जनवरी 2022। अब बोथ द पार्टीज ने बोल दिया कि उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और उसको इस कॉन्ट्रैक्ट को उन्होंने 1 जनवरी 22 को साइन किया था, तो डेट नीड नॉट टू बी प्रूव्ड इन दिस केस। उसी तरह से इन द रिटर्न रिप्लाई a party accepts the point made in the plant where this point is to be treated as admitted, तो admitted fact need not to be proved। इसके important provision ये है कि if the fact is admitted the court has the power to require proof if needed and this is to be to actually the object is to prevent the fraud, collusion or misuse commonly in the sensitive matters like the criminal or the family law cases। इसका की केस अगर देखते हैं तो एक देख लेते हैं स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस काशीराम। इसके इसमें क्या होता है, कोर्ट सेट द फैक्ट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड और एडमिटेड नीड नॉट बी प्रूव्ड अगेन एंड अगेन। उसे एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में भी अगर हम देखते हैं तो पुराना जो केस है जो अभी इसको कोडिफाई करके अभी नए सेक्शन में ले लिया है, उस समय भी फैक्ट विच नॉट बी प्रूव्ड। तो एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो लॉ ऑफ एविडेंस एक्ट में था, द सुप्रीम कोर्ट टुक द जुडिशियल नोटिस ऑफ द एयर पोल्यूशन लेवल इन द दिल्ली विदाउट आस्किंग द एक्सपर्ट प्रूफ इन ईच टाइम। और द अवतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में पहले हुआ था कि द कोर्ट हेल्ड दैट द फैक्ट एडमिटेड ड्यूरिंग द हियरिंग आर वैलिड एंड नॉट टू बी एक्स्ट्रा एविडेंस। अगर हम डिफरेंस देखते हैं 51 52 का, इसको अगर डिटेल में हम आगे चल के देखेंगे तो 51 जो है कि ये इसका जो नेचर है जनरल रूल का है और ड्यूटी ऑफ द कोर्ट है मे टेक द नोटिस और अ बोर्ड वेल नोन जो फैक्ट होता है इसका, जिसको फॉर एग्जांपल सनराइज इन ईस्ट। 52 का जैसे देखते हैं, अगर हम कंपेयर करेंगे आगे चलकर 51 52 53 भी करेंगे कंपेयर, तो इसका नेचर अगर 52 का देखते हैं स्पेसिफिक लिस्ट है, मस्ट टेक द नोटिस एंड नैरो लिस्टेड फैक्ट है। इसके एग्जांपल अगर 52 में देखेंगे कि गजेटेड नोटिफिकेशन ऑफ अ चीफ मिनिस्टर। तो अगर हम इसको पूरा सिनेरियो देखते हैं अगर इसका, तो फैक्ट जैसे इंडिया कैपिटल जुडिशियली नोटिसेबल है, तो प्रूफ इधर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। उसी तरह से क्रिश्चियन का 25 दिसंबर है, सबको पता है, लिस्टेड इन द सेक्शन 52 इट इज आल्सो नॉट टू बी प्रूव्ड। उसी तरह पार्टी एग्रीज टू कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स इन द राइटिंग एडमिसिबल अंडर सेक्शन 53 दिस इज आल्सो नॉट टू बी प्रूव्ड। लेकिन अगर यूनिक लोकल ट्रेडिशन इज इन वन विलेज नॉट जुडिशियली नोन, तो यस इट इज टू बी प्रूव्ड। तो ये जो है कि एक एग्जाम्पल है जहाँ पे हम लोगों ने इसको देखा। अभी 51 52 53 को भी हम देख लेते हैं कि 51 जो फैक्ट जुडिशियली नोटिसेबल है, 52 कोर्ट शैल टेक जुडिशियल नोटिस एंड द 53 है फैक्ट एडमिटेड बाय द पार्टीज। तो इसमें तो थर्ड वाला जो फैक्ट एडमिटेड बाय द पार्टी, जैसे हमने एग्जांपल देखा है वो चेक बाउंस वाला, तो ये डिस्क्रिशनरी है, कोर्ट के विवेक पर डिपेंड करता है और प्रूफ रिक्वायर्ड यूजुअली इसमें भी प्रूफ की जरूरत नहीं होती है, जैसे लोन एडमिटेड बाय द डिफेंडेंट। फैक्ट जुडिशियली नोटिसेबल हमने देखा है ऑलरेडी 51 जो पहला वाला है कि जनरल है जैसे सनराइज इन ईस्ट, यहाँ पे भी फैक्ट की प्रूफ लेने की जरूरत नहीं है, तो दिस फैक्ट नीड नॉट बी प्रूव। उसी तरह से 52 कोर्ट शैल टेक द जुडिशियल नोटिस जैसे स्पेसिफिक है, इसमें भी प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, जैसे लॉ है, गजेट बुक है या कोई आपका बैर एक्ट आ रहा है, तो भी ये चीज़ों को इसमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट है। तो इसमें अगर शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको प्रॉब्लम टाइप में आ सकते हैं, जैसे व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेक्शन 51 53, तो टू अवॉइड प्रूविंग द फैक्ट दैट आर कॉमन पब्लिक और ऑलरेडी एडमिटेड। अगर इसको और पूछ सकते हैं व्हाट टाइप ऑफ फैक्ट आर जुडिशियली नोटिसेबल,
तो जुडिशियल नोटिसेबल जैसे लॉ है, जियोग्राफिकल लोकेशन है, हॉलीडेज है, फ्लैग है, या पब्लिक ऑफिसर्स के नाम है, तो ये फैक्ट्स आर जुडिशियली नोटिसेबल में आएगा। तो कैन कोर्ट आस्क फॉर द प्रूफ इवन इफ द फैक्ट इज एडमिटेड? यस, इफ द कोर्ट थिंक्स इट इज नेसेसरी इट कैन बी एडमिटेड एज पर सेक्शन 53। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जुडिशियली नोटिसेबल फैक्ट एंड एडमिटेड फैक्ट? तो जुडिशियली नोटिसेबल फैक्ट क्या होता है कि नोन टू द पब्लिक होता है, वो पब्लिश्ड होता है, जैसे गजट पब्लिश कर दिया, नोटिफिकेशन पब्लिश कर दिया, कि सर्कुलर पब्लिश कर दिया। और एडमिटेड वाले में एक्सेप्टेड बाय द पार्टीज होती है, कि बोथ द पार्टी एक्सेप्ट बिफोर द कोर्ट कि यस दे हैव डन दिस। और उसी तरह से आर दिस सेक्शंस यूज्ड इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस बोथ? यस, बोथ अप्लाई इन बोथ द केसेस। एडवांटेज ऑफ दिस प्रोविजन अगर देखेंगे तो जैसे आपको पता है कि कोर्ट का समय बचाता है, जैसे फास्टर प्रोसीडिंग है, सेव द रिसोर्सेज, फोकस ऑन डिस्प्यूट इश्यूज एंड रिड्यूसेस बर्डन। तो उसी तरह से अगर इसको कंक्लूड करें तो 51, 52, 53 भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है, फ्रॉम द बेस ऑफ द लीगल प्रिंसिपल एंड नॉट ऑल फैक्ट नीड टू बी प्रूव्ड इन द कोर्ट, दिस सेक्शन डील्स विद द जस्टिफिबल, जो हमने देखा कि जुडिशियली नोटिसेबल फैक्ट जैसे सेक्शन 51, मैंडेटरी फैक्ट्स कोर्ट मस्ट नोटिस सेक्शन 52 एंड फैक्ट एडमिटेड बाय द पार्टीज। इसका जो मेन ऑब्जेक्ट होता है कि इसको टू रिमूव द अननेसेसरी फॉर्मेलिटीज, रिड्यूस डिलेस एंड लेट द कोर्ट कंसंट्रेट ऑन रियल डिस्प्यूट, ensuring both the efficiency and fairness of the justice। अब हम मॉड्यूल 2 के नेक्स्ट में जाते हैं, ओरल आर्गुमेंट और जो आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, ओरल एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में। फैक्ट विच नीड नॉट बी प्रूव्ड ये हमने कर लिया है। टोटल इसके अंदर 8 टॉपिक्स हैं, वन बाय वन हम फटाफट लेने की इसको कोशिश करेंगे। तो ओरल एविडेंस जो है कि पहले एविडेंस एक्ट में भी हुआ करता था, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी पहले एविडेंस एक्ट में हुआ करता था। इसमें थोड़ी सी बारीक सी चेंजेस आए हैं, वही हम डिटेल में देखेंगे। और ये सेक्शन 54, 55 जो ओरल एविडेंस के बारे में डील करता है वो हम डिटेल में देखेंगे। और 55 टू 60 सेक्शन जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में डील करता है वो हम डिटेल में देखेंगे। तो अगर देखते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम ए मॉडर्न एंड कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है ऑफ इंडिया इवन विद द इंडियन रूल्स ऑफ द रिप्रेजेंटिंग ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन द कोर्ट। सेक्शन 54 से 60 जो अंडर चैप्टर 4 और 5 आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रोवाइड फ्रेमवर्क करता है फॉर प्रोवाइडिंग द फैक्ट्स आइदर थ्रू द विटनेस और डॉक्यूमेंट। द एम जो है इसके इस प्रोविजन का इज टू एंश्योर द कोर्ट रिसीव द मोस्ट रिलायबल फॉर्म ऑफ द एविडेंस, वेदर वर्बल और रिटन, की मौखिक है या फिर वो राइटिंग में है। डिलीवर जस्टिफाइड एफिशिएंसी, लेट अंडरस्टैंड दिस सेक्शंस इन डिटेल वन बाय वन। जैसे ओरल एविडेंस है, ओरल एविडेंस जल्दी क्या होता है, स्टेटमेंट मेड बाय द विटनेस इन ए कोर्ट। कोर्ट में जो विटनेस देते हैं उसको ओरल एविडेंस में लिखते हैं, जो मौखिक रूप से देते हैं। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो होता है वो रिटन होता है, प्रिंटेड और द डिजिटल रिकॉर्ड होता है, यूज टू प्रूव और डिसप्रूव द फैक्ट। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में हम प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस क्या है वो जब डिटेल में हम उसको देखेंगे तब देखेंगे। तो आपको पहले जानना है कि ओरल एविडेंस होता है स्टेटमेंट मेड बाय द विटनेस इन अ कोर्ट। उसकी तरह से भारतीय साक्ष्य अधिनियम में देखते हैं तो हैज ऑर्गेनाइज्ड रूल्स इन टू सेपरेट रूल्स। जैसे ओरल एविडेंस के जो प्रोविजन है वो चैप्टर 4 के सेक्शन 54 से 55 में दिया हुआ है, और चैप्टर 5 जो है 56 टू 60 जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में है। So what is oral evidence? Oral evidence means the statement made and given by the witness in the courtroom. These are usually spoken statement made under the oath from the in the front of the judge. And oral evidence जो होता है is very important because it brings the human element in the trial. ये जो ट्रायल चलती है उसकी जो केस चलती है, पीपल शेयर व्हाट दे सॉ, जो वो देखते हैं, जो वो सुनते हैं, और जो उन्होंने सुना या जो उन्होंने फेल्ट किया, फील किया। जैसे कभी कभी उन्होंने एक बदबू स्मेल की, या फिर उन्होंने कुछ देखा, या उन्होंने एक जोर से आवाज़ उन्होंने सुनी, या बचाओ बचाओ ऐसी आवाज़ सुनी, या उन्होंने कुछ देखा, जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया वो जब कोर्ट रूम में आके कोई जब जज के सामने बोलते हैं तो दैट इज ओरल एविडेंस। तो मेरे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओरल एविडेंस अगर हम देखते हैं तो व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओरल एविडेंस, तो इट इंक्लूड्स एनी स्टेटमेंट मेड वर्बली बाय ए विटनेस इन ए कोर्ट एंड इट मस्ट बी बेस्ड ऑन द डायरेक्ट पर्सनल नॉलेज ऑफ द विटनेस। जैसे कि इट शैल बी क्लियर, रिलीवेंट एंड डायरेक्ट टू द फैक्ट and that needs to be proved। जैसे oral evidence देखें तो cannot be used to prove the consent of a document, document must be produced directly। तो ये कंसेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट जो है ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में उसको प्रूव करना जरूरी होता है। तो अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओरल एग्रीमेंट देखेंगे तो स्टेटमेंट मेड वर्बली, डायरेक्ट पर्सनल नॉलेज पे होना चाहिए, क्लियर, रिलेवेंट, डायरेक्ट होना चाहिए। एग्जांपल अगर हम ओरल एविडेंस के देखें, अ पर्सन सेज आई सॉ द एक्यूज्ड स्टैब द विक्टिम, द डायरेक्ट ओरल एविडेंस, कि उसने देखा कि एक एक्यूज जो है वो किसी को चाकू मार रहा है विक्टिम को, ये उसने देखा हुआ है, तो ये डायरेक्ट ओरल एविडेंस हो गया। उसी तरह से अगर कोई पर्सन बोलता है कि उसके दोस्त ने ये उसको बताया कि एक्यूज ने उसको मारा है, अगर ये सुनी सुनाई बात पे हो गई, फिर देयर इज ए हियरसे एडमिशन आर नॉट एडमिसिबल एज ओरल एविडेंस। तो ओरल एविडेंस और हियरसे एविडेंस में सुनी सुनाई बात में, और इसमें यह है कि हियरसे एविडेंस जो होता है कि वहाँ पे जो भी विटनेस है वो कोर्ट में आके वो नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है कि थर्ड पर्सन ने उसको देखा है और वो थर्ड पर्सन कोर्ट में अवेलेबल नहीं है, तो इसको ओरल एविडेंस में नहीं पकड़ेंगे।
तो रूल रिगार्डिंग द ओरल एविडेंस इसके अगर देखते हैं तो सबसे पहला रूल है कि ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, और हियर से ही इज नॉट अलाउड सुनी सुनाई बातों या फिर जो पर्सन जो अगर विटनेस जो है वो अगर कोर्ट में आके नहीं बोल रहा है तो इसको ओरल आर्ग्यूमेंट में इसको एडमिट नहीं करेंगे। ओरल आर्ग्यूमेंट के कुछ एक्सेप्शन है, जैसे एक्सेप्शन इसके हो गए एक्सपर्ट ओपिनियन इन द बुक्स इफ द एक्सपर्ट इज नॉट अवेलेबल, कि जैसे अभी इसके अंदर दिया गया है कि आपके भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इफ द एक्सपर्ट इज नॉट अवेलेबल और द डेड है या मिसिंग है और कैनॉट बी कॉल्ड, अगर कोई मर गया है या फिर वो मिसिंग है, बहुत दिनों से नहीं आ पा रहा है, तो देयर रिटर्न ओपिनियन इन ए पब्लिश्ड बुक में बी यूज्ड, जैसे उन्होंने पहले का रिटर्न ओपिनियन या कुछ बताया तो एक्सपर्ट ओपिनियन का लिया जा सकता है इसके अंदर। मटेरियल थिंग जैसे इफ द ओरल एविडेंस इज अबाउट द फिजिकल आइटम एग्जाम्पल नाइफ, द कोर्ट में आस्क टू टेक टू सी द ऑब्जेक्ट, तो इस तरह से चीज़ों का जो उसका जो है कि कोर्ट प्रूफ मांगती है, तो हियर से एडमिशन इसमें अवेलेबल नहीं है। उसी तरह से देखा कि ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। अब डायरेक्ट मतलब क्या कि विटनेस शुड बी स्पीक अबाउट देम पर्सनल एक्सपीरियंस, जैसे इन द फैक्ट कैन बी सीन द विटनेस मस्ट हैव सीन इट, या द फैक्ट कैन बी हियर्ड द विटनेस मस्ट हैव हियर्ड इट। मगर अगर विटनेस अगर उसको देखा है तो अगर कुछ चीज़ें देखने लायक है और उसने विटनेस उसको देखा है तो उसको प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ मैंने देखा है, और सुनने लायक तो उसको प्रूव करना पड़ेगा मैंने सुना है। इफ द फैक्ट जैसे स्मेल टेस्ट टच और फीलिंग द विटनेस मस्ट हैव द एक्सपीरियंस इट डायरेक्टली एंड इट इज द ओपिनियन द विटनेस मस्ट बी पर्सन होल्डिंग द ओपिनियन। तो इस तरह से हमने अगर इसका एक एग्जाम्पल इलिस्ट्रेशन देखते हैं तो इमेजिन ए मर्डर केस अगर देखते हैं कि विटनेस सेज आई सॉ द स्टैंडिंग आई वाज स्टैंडिंग नियर द विंडो एंड वाज द एक्यूज टेक आउट द नाइफ एंड स्टैब द विक्टिम, तो बोला कि मेरे की खिड़की के यहाँ पे मैं खड़ा था और मैंने देखा कि जो एक्यूज है उसने जो विक्टिम है उसको चाकू मारी, तो दिस इज अ डायरेक्ट ओरल एविडेंस। नाउ और एक केस देखते हैं कि माय नेबर टोल्ड मी दैट द ही सॉ द एक्यूज स्टैब द विक्टिम, तो ये हियर से एग्रीमेंट हो गया, तो ये ओरल एग्रीमेंट ओरल एविडेंस में ये नहीं आएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ ओरल एविडेंस अगर हम देखते थे कि इट इज अ लाइव टेस्टिमोनी, विटनेस कैन बी क्रॉस एग्जामिन टू चेक द ट्रूथफुलनेस, इट एड्स द इमोशन क्लैरिटी एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस टू द केस। उसका लिमिटेशन अगर देखते हैं ओरल एविडेंस के तो पीपल कैन फॉरगेट लाई और गेट कंफ्यूज्ड, या ओरल एविडेंस जो है मे बी अफेक्टेड बाय ए बायस और प्रेशर और इट इज नॉट परमानेंट लाइक रिटन रिकॉर्ड्स। सेक्शन 54 अगर आप देखते हो कि प्रूफ ऑफ द फैक्ट ऑफ द ओरल एविडेंस जो है इसके अंदर 54 भी आ गया, 51, 52, 53 एंड 54। तो दिस सेक्शन स्टेट दैट द ऑल फैक्ट एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट of the document may be proved by oral evidence। इसके की पॉइंट देखते हैं कि फैक्ट ऑब्जर्व्ड या हियर्ड और सेंस्ड by a person can be proved orally, that a fact written in the document must be proved by producing the document। एग्जाम्पल देखते हैं पर्सन सॉ एन एक्सीडेंट हैपनिंग, ही टेस्टिफाइज इन द कोर्ट, दिस इज अ वैलिड ओरल एविडेंस। एंड इसके अंदर उसी तरह से नेबर है उसने सुना लाउड आर्ग्यूमेंट एंड टेस्टिफाइड टू व्हाट ही सेड, कि इसने एक लाउड आर्ग्यूमेंट सुना और उसने जो सुना वो बताया, तो दिस इज अ वैलिड ओरल एविडेंस। उसी तरह शॉपकीपर जो है कोई शॉपर है वो कैनॉट प्रूव द क्रेडिट सेल ऑफ बाय द वर्ड्स ऑफ द माउस, इफ ए रिसिप्ट वाज इशूड ही मस्ट प्रोड्यूस द रिसिप्ट। अब ये 55 में तो ओरल एविडेंस तो मस्ट बी डायरेक्ट, ये बताता है कि डायरेक्ट एविडेंस जैसे फर्स्ट हैंड डायरेक्ट जैसे कि सॉ द फैक्ट या हियर द फैक्ट, फेल द सेंड या द फॉर्म्ड एन ओपिनियन अबाउट द फैक्ट एंड नाउ टेस्टिफाइंग अबाउट इट। तो एग्जांपल इसके देखते हैं कि आई सॉ द एक्यूज्ड हिट द विक्टिम विद ए स्टिक, ये डायरेक्ट एविडेंस हो गया। और एक एग्जांपल देखते हैं आई हियर्ड अ गन शॉट फ्रॉम बिहाइंड द वॉल, तो वैलिड इफ द पर्सन एक्चुअली हियर्ड इट। एंड द माय अगर एक और एग्जांपल देखते हैं माय ब्रदर टोल्ड मी दैट ही सॉ द थेफ्ट, तो नॉट वैलिड अस इट इज अ हियर से, अगर उसका ब्रदर खुद आके कोर्ट में नहीं बोलता। तो एक्सेप्शन जो इसके हमने ऑलरेडी देखे हुए हैं, बुक पब्लिश वाला और कोर्ट वाला। तो नेक्स्ट देखते हैं अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। हमने ओरल जो एविडेंस है उसको डिटेल में बहुत डिटेल में ऑलरेडी देख लिया। अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हम देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है कि मस्ट बी अ डॉक्यूमेंट रिटन प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल दैट इज प्रेजेंट इन द कोर्ट टू बी प्रूव्ड फैक्ट। तो डॉक्यूमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे प्रूव अ परमानेंट रिकॉर्ड आर ऑफन प्रिपेयर्ड एट द टाइम एंड द इवेंट एंड कैन बी वेरीफाइड और मोर इजीली। इसके टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हम देखते हैं तो जैसे प्राइमरी एविडेंस है द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जिसको आप बोलते हैं, एंड सेकेंडरी एविडेंस दैट इज द कॉपी ऑफ द ओरिजिनल और ए समरी यूज्ड टू द ओरिजिनल इज अनअवेलेबल अंडर सर्टन कंडीशन। तो ये सारे टाइप्स ऑफ जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ये हो गए। तो इससे एग्जांपल्स अगर हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के देखते हैं तो ओरिजिनल सेल डीड जैसे प्रॉपर्टी का है वो प्राइमरी एविडेंस है, या फोटोकॉपी ऑफ रेंट एग्रीमेंट है सेकेंडरी एविडेंस है, या स्क्रीनशॉट ऑफ व्हाट्सएप मैसेज है तो ये प्राइमरी एविडेंस में आता है स्टोर्ड सीक्रेटली, और इज द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द बर्थ सर्टिफिकेट है जो कि सेकेंडरी एविडेंस है बट एडमिसिबल। रूल्स रिगार्डिंग हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अगर देखते हैं तो रूल 1 जैसे द कॉन्टेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रूव्ड बाय द document itself. Primary evidence is always preferred और the secondary evidence is allowed in specific cases, जैसे सर्टिफाइड कॉपी हो गया, मशीन मेड कॉपीज हो गया लाइक फोटो कॉपीज, रिटर्न और ओरल एडमिशन बाय द अदर पार्टी, या द ओरल अकाउंट ऑफ समवन हु हैज सीन द ओरिजिनल कॉपी, द एक्सपर्ट
समरीज फॉर द लेंथी डॉक्यूमेंट। तो एग्जांपल्स अगर हम देखते हैं जैसे कि ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्ट्रॉयड इन फायर और द टाइप्स ऑफ सेकेंडरी एविडेंस अलाउड इज द फोटोकॉपी, या फिर अपोनेंट एडमिट्स टर्म्स इन राइटिंग द एडमिसिबल लेटर और द ईमेल, दिस इज द टाइप ऑफ सेकेंडरी एविडेंस अलाउड। If the government record is needed, then the certified copy if the original copy is not available, so the certified copy will be admitted as a secondary evidence in this case. उसी तरह ledger has 1,000 pages, the auditor's summary in this case can be admitted as a secondary evidence. With this sir, original opponent possession not produced, copy of the admitted of the notice was given. तो व्हाट इज सेकेंडरी एविडेंस when it is accepted, अगर देखेंगे तो सेकेंडरी एविडेंस कैन बी एक्सेप्टेड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। जो प्राइमरी एविडेंस है तो ओरिजिनल फॉर्म में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, सेकेंडरी डॉक्यूमेंट जो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि ये कब कब एक्सेप्ट हो सकते थे, ओरिजिनल इज विद अदर पार्टी एंड दे रिफ्यूज टू शो इट इन द कोर्ट, या द कंटेंट आर ऑलरेडी एडमिटेड इन राइटिंग, द ओरिजिनलिटी इज लॉस्ट एंड डिस्ट्रॉयड और मिसिंग and not due to the party's fault. In this case also the secondary evidence is accepted. Or either the document is not movable like the wall painting, if the document is public record like government and registers, like if the law allows the certified copies like registered sale deeds, if the original is too lengthy to be examined directly such as the account book, if the document itself is noticed and the party holding the original in outside the court's reach, then it has to be in the fraud. तो आपको कोई भी जो अच्छे आपको पॉइंट्स आ रहे हैं जो कि 15 से 20 पॉइंट, अगर शॉर्ट नोट्स अगर है 15 पॉइंट और अगर फुल लेंथ है तो 20 से 25 पॉइंट अगर आप लिखते हैं तो आपको पूरा मार्क्स मिलता है। तो जितने भी चीज़ें बोली जा रही है वो आप सुनते जाइए, जैसे कि एग्जाम में जब वो पूछते हैं एक्सप्लेन डिस्कस तो आप उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करके आप उसको लिख सकते हैं। अगर आप एक दो बार ये वीडियो पूरा सुनते हैं तो आपके दिमाग में आ जाता है और एग्जाम लिखते समय आपको हेल्प होता है। तो सेक्शन हम पूरा फोकस जो है सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस कर रहे हैं और टाइम बचाने के लिए इसको फटाफट में ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ और जस्ट जो है कि मेन पॉइंट जो क्रीम पॉइंट है वो आपको मैं बताते जा रहा हूँ। इसी तरह से सेक्शन 56 हम देखते हैं कि प्रूफ ऑफ कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट, द सेक्शन लेट डाउन द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट कैन बी प्रूव्ड इन 2 वेज। जो पहला वे इसका है कि प्राइमरी एविडेंस जैसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, सेकेंडरी एविडेंस दैट इज वैलिड कॉपीज और द अल्टरनेटिव। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो प्रोड्यूसिंग ए साइंड एग्रीमेंट इन द कोर्ट is a primary evidence, या if the agreement is lost but a certified copy exists, this is the secondary evidence. उसी तरह से if a document was seen by the witness, he can give an oral account, that is a secondary evidence. तो प्राइमरी एविडेंस जो हम देखते हैं सेक्शन 57 में, प्राइमरी एविडेंस मीन्स द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। इसका एक्सप्लेनेशन अगर हम देखते हैं क्लॉसेस वाइज, इफ ए डॉक्यूमेंट हैज सेवरल पार्ट्स, ईच पार्ट इज ए प्राइमरी एविडेंस, और इफ द डॉक्यूमेंट आर इन ए काउंटर पार्ट्स, ईच साइंड पार्ट इज ए वैलिड अगेंस्ट द पार्टी हु हैज साइंड इट, and the document made in the uniform process, example printing, each is primary or of the others but not of a original। जैसे इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड है, ये जो नया ऐड हुआ है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कि इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड stored in a multiple files are each a primary evidence। उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स फ्रॉम द प्रॉपर कस्टडी आर प्राइमरी अनलेस डिस्प्यूटेड। इसी तरह से साइमल्टेनियस वीडियो रिकॉर्डिंग, एग्जांपल सीसीटीवी आर ऑल प्राइमरी एविडेंस एंड ऑटोमेटिक स्टोरेज फाइल्स इवन टेम्पररी वंस आर ए प्राइमरी एविडेंस। एग्जांपल अगर देखते हैं तो ओरिजिनल सेल डीड ऑफ ए लैंड ब्रॉट टू द कोर्ट is a primary evidence. Likewise, CCTV footage the from store's main server is a primary evidence, and PDF copy stored in the official email server considered a primary evidence. Secondary evidence, if it will be section 58, the secondary evidence is allowed when the original document is unavailable and includes certified copies or the photocopies of the mechanical copies compared with the original, या counterparts of the documents, and oral account of the person who has seen the original, या तो oral and written admission and summary by the expert when the documents are too numerous. Examples अगर हम इसके देखते हैं, certified copy of the registered release date or the scanned image of an invoice machine जो होता है original before, और the oral testimony by a clerk who read the destroyed the bank ledger। इसके illustration अगर देखते हैं, photocopy of a check is secondary evidence if proved generally, या the copy from a Xerox machine compared with the original is a secondary। Likewise, the oral description of the photocopy without seeing the original is not valid। Section 59, if it is the proof by the primary evidence, the document must be proved primary evidence that unless the secondary evidence is allowed under section 60। Example इसका अगर देखें तो original wills must be shown to prove its content that the registered gift deed shown in the court is a primary evidence. Likewise, the email opened directly from the official mail server, primary evidence, this is also called section 60। If we see when secondary evidence is permitted, that the section if the seventh situation is there when the secondary evidence are permitted, that's the original is with the another person not produced, yeah, admission is in writing, or the original is lost or destroyed, or the document is immovable, it is public document, or the certified copy is allowed by law, or the too many documents summarily allowed, there is a ledger books or accounts। और एग्जांपल इसमें देखिए चार्टर्ड अकाउंट से समराइज्ड 500 इनवॉइस और द जीएसटी कंप्लायंस।
तो दिस आर द सेवन main when the secondary evidence is produced, the seven situations when the secondary evidence will be admitted. So this is how the trial, if at all we see the oral and or documentary evidence, इसका basically तो oral जो evidence है उसका meaning है spoken or words or the or from the witness है, और ये oral evidence है इसका section 54 oral evidence and documentary evidence हमने पूरा देख लिया है. अब इसका थोड़ा सा डिस्टिंग्विश हम देखते हैं कि एग्जैक्टली डिस्टिंग्विश कैसे करता है करके. जैसे अगर हम देखेंगे कि ओरल एविडेंस जो है वो स्पोकन वर्ड्स विद फ्रॉम विटनेस है, सेक्शन 54 और 55 में इसके प्रोविजन है. डायरेक्ट टेस्टिमनी है, डायरेक्ट एंड पर्सनल इसका प्रेफरेंस इसमें दिया जाता है, नॉट अप्लीकेबल इलेक्ट्रॉनिक एक्सेप्टेंसेस के. और अब जो ओरल एविडेंस है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुछ ऐसे प्रोविजंस है कि जहाँ के जो ओरल एविडेंस है वो रिटन फॉर्म में अगर लेते हैं तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में उसको ले लिया जाता है. तो एक्सपर्ट ओपिनियन फ्रॉम टेस्टेड इसके एक्सेप्शन है कि अगर एक्सपर्ट ओपिनियन है या ट्रस्टीज है तो ये जो है कि ओरल एविडेंस जो है कि वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वो दे सकते हैं. उसी तरह से जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है कि वो रिटन या डिजिटल रिकॉर्ड है, सेक्शन 50 टू 60 56 टू 60 में इसके प्रोविजन है. प्राइमरी और सेकेंडरी टाइप में इसको डिवाइडेड किया हुआ है, और इसका प्रिफरेबली ये ओरिजिनल फॉर्म में होता है तो ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेते हैं तो उसको प्राइमरी बोलते हैं, नहीं तो सेकेंडरी. और फुल्ली रिकॉग्नाइज्ड है इसका इलेक्ट्रॉनिक एक्सेप्टेंस है, जैसे ई एग्रीमेंट हो गया कोई, या ई लीव एंड लाइसेंस है जो रजिस्टर्ड है और इलेक्ट्रॉनिकली वो एक्सेप्टेड है. सेकेंडरी एविडेंस जो है कि विद कंडीशंस जो है कि इसके एक्सेप्शंस है. तो इस तरह से हमने सेक्शन 54 टू 60 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का देख लिया है कि द लॉ इंसिस्ट ऑन द डायरेक्ट ओरल टेस्टिमनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट while also allowed the secondary evidence under genuine circumstances. This provision ensures the court receives accurate and trustworthy evidence. तो इसका ये मेन प्रोविजन है. तब आइए देखते हैं नेक्स्ट जो है 2.3 वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, जो कि नया प्रोविजन ऐड हुआ है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में. तो इसको हम डिटेल में आइए देखते हैं कि ये जो आपका थर्ड इसके जो आपके मॉड्यूल है, ये सेकंड मॉड्यूल का जो थर्ड टॉपिक है प्रूफ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, लेट अस सी. तो इसके जो प्रोविजन हो सेक्शन 61 टू 66 में इसके भारतीय साक्ष्य अधिनियम के दिए हुए. जैसे 61 है लीगल स्टेटस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, 62 एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, 63 सर्टिफिकेट ऑफ फॉर द प्रूफ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, 64 नोटिस फॉर सेकेंडरी एविडेंस, 65 प्रूफ ऑफ हैंडराइटिंग और सिग्नेचर, 66 प्रूफ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स. तो ये सारे प्रोविजंस हम 1 to 1 डिटेल में देखते हैं. जैसे कि टुडेस अभी डिजिटल वर्ल्ड हो चुका है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में उसको जो कि है कि उसको अपडेट किया गया है बीएसए में. मोस्ट ऑफ आवर एक्टिविटीज लीव बिहाइंड द इलेक्ट्रॉनिक ट्रेसेस, जैसे ईमेल, व्हाट्सएप मैसेज. आजकल ये सारी चीज़ें कि सारा जो एविडेंस है उसके ऊपर वॉइस रिकॉर्डिंग हो गया, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, सीसीटीवी वीडियोस हो गए, सोशल मीडिया हो गए, पोस्ट हो गए, ऑल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक और द डिजिटल एविडेंस. तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम हम देखते हैं कि रिकॉग्नाइज करता है ग्रोइंग रोल ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स इन द लीगल प्रोसीडिंग. देयरफॉर इट लेड ऑन द स्पेशल प्रोविजन टू प्रूव द इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इन द कोर्ट, जैसे कि एंश्योरिंग ऑथेंटिसिटी या रिलायबिलिटी एंड एडमिसिबिलिटी. तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस रिफर्स टू द एनी डेटा और द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड और ट्रांसफर्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म यूज्ड टू प्रूव और डिसअप्रूव द फैक्ट. तो ये डेटा है जो कि इंफॉर्मेशन है, स्टोर्ड है और ट्रांसमिटेड है इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. इसके एग्जांपल्स अगर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के क्या क्या, तो ईमेल हो गए, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के चैट, इस तरह के जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है उसके चैट्स, वॉइस रिकॉर्डिंग, सीसीटीवी फुटेज या कंप्यूटर फाइल्स है जैसे पीडीएफ, एक्सेल, वर्ड, इस तरह के फाइल्स, या सोशल मीडिया पोस्ट है, या बैंक ट्रांजेक्शन एसएमएस है, या सर्वर लॉग्स एंड मेटा डेटा. इस तरह के बहुत सारे जितने भी एग्जाम्पल्स आप लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो उसको इलेक्ट्रॉनिक्स जो एविडेंस बोला जाता है. स्पेशल रूल जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है कि जैसे पेपर डॉक्यूमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा का थोड़ा सा अलग इसका रूल है. इसमें क्या होता है, it can be easily modified or deleted or that may not be visible to the human eye, जैसे मेटा डेटा या टाइम स्टैम्प्स है, रिक्वायर्ड टेक्निकल टूल्स टू एक्सेस. तो हैंस तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम रिक्वायर्ड द सर्टिफिकेट. ये सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट अंडर 63. तो सर्टिफिकेट अंडर 63 शॉर्ट नोट या 2 मार्क्स के लिए भी आने की इसकी संभावना रहेगी. तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम रिक्वायर्ड द सर्टिफिकेट अंडर 63 टू कन्फर्म द ऑथेंटिसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस. तो ये सेक्शन जो प्रोविजंस है अगर हम देखते हैं, जैसे 61 में लीगल स्टेटस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और 62 में एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, 63 बोलता है कि सर्टिफिकेट ऑफ द प्रूफ ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दैट इज टेकन फ्रॉम द एक्सपर्ट. So that is required for the admissibility of the electronic evidence. Likewise 64 notice for secondary evidence and 65 proof of handwriting और signature of proof of electronic record. तो 61 को हम डिटेल में अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड इज अ डॉक्यूमेंट. तो ये जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम बोलता है कि नथिंग इन दिस अधिनियम शैल अप्लाइड और डिनाई द एडमिसिबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड, जो कि नया एडिशन है जो कि पहले एविडेंस एक्ट में नहीं हुआ करता था. इट शैल हैव द सेम लीगल इफेक्ट, वैलिडिटी, एनफोर्समेंट और अदर डॉक्यूमेंट. तो ये मीनिंग जो है कि इलेक्ट्रॉनिक और रिकॉर्ड आर ट्रीटेड एट पार विद द फिजिकल डॉक्यूमेंट, दे आर इक्वली एडमिसिबल इन द प्रूवन करेक्टली. एग्जाम्पल लेते हैं ईमेल कन्फर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रीटेड लाइक ए साइंड लेटर.
या व्हाट्सएप चैट है विद द कंफर्मेशन ऑफ द पेमेंट हैज ए लीगल वैल्यू नाउ. Likewise, the section 62 जो है condition for the admissibility, electronic evidence can be accepted only if the computer device was regularly used or the data was stored created during a normal course of activity and the system was functioning properly. The data was created as part of the routine business or official use. So these are the things where the condition of the admissibility is accepted. इसके example देखेंगे तो कि an accounting software regularly used or create a bill which produces the valid invoice or the economic evidence. Section 63 जो है कि certificate for electronic evidence, जैसे 63 is the heart of the electronic evidence of the law. तो इसमें क्या होता है, if the record he is taken for example screenshot or the audio file or video PDF is submitted as a evidence, a certificate must accompany it. What should the certificate contain? Certificate should contain what is the electronic record, how it was created or stored, or details of the devices, computer, mobile or recorder, name and the role of the person issuing certificate, and the confirmation of the data is genuine and unaltered. So these are the things that the certificate has and it is to be submitted. Who can issue the certificate? The certificate can be this authenticity certificate can be submitted to the person in charge of the device, this is operator or admin, or the head of the IT department, or the bank officer in the case of transaction logs, और द फॉरेंसिक एक्सपर्ट इन द साइबर केसेस कैन डू दिस. इसका इंपॉर्टेंस अगर हम देखते हैं क्योंकि विदाउट अ सर्टिफिकेट द कोर्ट में रिजेक्ट द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस. एग्जांपल देखते हैं कि पर्सन सबमिट्स द थ्रेटनिंग वॉइस notes of the evidence, it must be accompanied by certificate signed by the person in charge of the device stating that the details of how and when it was recorded. सेक्शन 64 अगर देखते हैं कि नोटिस टू प्रोड्यूस द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, तो सेक्शन जो 64 है कि सेकेंडरी एविडेंस जैसे लाइक फोटोकॉपी और द स्क्रीनशॉट इज नॉट एडमिसिबल अनलेस अ लीगल नोटिस इज गिवन टू द अदर पार्टी टू प्रोड्यूस द ओरिजिनल, और द कोर्ट बिलीव्स दैट द नोटिस इज नॉट नेसेसरी ड्यू टू original is lost or destroyed or the possessor is not reachable or the possession was obtained by fraud or admissibility by the opposite party. Section 65 अगर देखते हैं proof of handwriting or signature, if a document is claimed to be the written in the sign of someone, their handwriting signature must be proved through the witness who knows the signature or handwriting expert or the person familiar with the writing style. Section 66, the proof of electronic signature, if the document is signed with an electronic signature, example DSC, then it must be proved that the e-signature belonging to that person except the secure electronic signature are presumed valid unless it is challenged. इसके कुछ केस लॉ जो पुराने हम देखते हैं कि तो 2014 का सुप्रीम कोर्ट रूल दैट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से लाइक सीडी ईमेल मस्ट बी अकम्पेड बाय द सर्टिफिकेट. तो इस समय भी ये रूल उस समय हुआ करता था और उसके बाद भी विदाउट ए सर्टिफिकेट आर इनएडमिसिबल. उसी तरह से अगर केस लॉ देखते हैं जैसे अर्जुन पंडितरा का केस है, द सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी फॉर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, इट इज ओरिजिनल डिवाइस इज ब्रॉट टू द कोर्ट, द डेटा इज वेरीफाइड डायरेक्टली और द सर्टिफिकेट में बी रिलैक्स्ड. उसी तरह से हम देखते हैं कि एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट, जैसे ईमेल है सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड यस मस्ट बी सबमिटेड विद द सेंडर और द रिसीवर डेटा, और व्हाट्सएप और स्क्रीनशॉट में सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड यस मस्ट बी इंक्लूडेड द मोबाइल डिटेल्स एंड द ओरिजिनल मोबाइल का डेटा उसमें चाहिए. तो उसी तरह से सीसीटीवी फुटेज यस द सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड, द डीवीआर और द एनवीआर डिटेल्स मस्ट बी इंक्लूडेड. सोशल मीडिया पोस्ट यस द सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड, अकाउंट इन्फॉर्मेशन एंड सर्वर डेटा इज रिक्वायर्ड. In the cases of bank and SMS, yes, the certificate is required, server log and the mobile information data. तो सिंपल सर्टिफिकेट फॉर्मेट अगर देखते हो तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिकॉर्ड है, डिवाइस डिटेल है, हु क्रिएटेड द रिकॉर्ड, टाइम एंड डेटा एंड द रिकॉर्ड ओरिजिनली एंड इम्प्रिंटेड सिग्नेचर ऑफ ऑथराइज्ड पर्सन. उसी तरह से सबमिट इलेक्ट्रॉनिक डेटा जैसे प्रिपेयर हाउ टू सबमिट द प्रिंट आउट ऑफ द स्क्रीन एंड द सबमिट डिजिटल यूएसबी या सीडी हो गया, और उससे अटैच 63 सर्टिफिकेट section C and explain the sources of creation method and provide details of the person issuing the certificate. तो इसका जो बेस्ट प्रैक्टिस फॉर सबमिटिंग इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हमने देख लिया ऑलरेडी, तो उसको आपको देखने की जरूरत नहीं है. ओरिजिनल में आप जमा करिए सेक्शन 60 में टाइम टाइप पर मीटर डे के हिसाब से. तो ओरल इलेक्ट्रॉनिक डेटा डॉक्यूमेंट्री डेटा इसमें फ़र्क थोड़ा सा हम देख लेते हैं जिससे कि क्लियर हो जाए कि तीनों टाइप ऑफ डेटा क्या है कि एविडेंस क्या है. ओरल जैसे स्पोकन है, टेस्टिमोनी इन कोर्ट है, मस्ट बी डायरेक्ट. डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रिटर्न होता है, एग्रीमेंट एंड रिसीट है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस के हिसाब से. ओरिजिनल इज नीडेड इन सच केसेस एंड सेकेंडरी केसेस इन सर्टेन केसेस नहीं. तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड्स है, ईमेल वीडियो एसएमएस है, नीड्स सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 63. तो स्टूडेंट प्रॉब्लम जो इसके ऊपर आ सकते हैं जैसे व्हाट्सएप चैट वैलिड इन ए कोड, यस इट इज सबमिटेड with the section 63 certificate, then it is valid. Can I submit the screenshot of the evidence? Yes, but only with the proper certificate and explanation. What if I don't have the original device? Yes, you may submit the copy of the certificate and explain the cases. So what is the role of forensic expert in this electronic evidence जब वो देता है तो they verify the authenticity in the help of preparing certificate in cyber crime और fraud अगर देखेंगे तो. What if I receive the third party service like provider, if you request a certificate तो ईमेल और सीसीटीवी वेंडर. तो चैलेंजेस जो है
यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के जैसे टेम्परिंग के चांसेस है, मिसिंग सर्टिफिकेट है, एक्सपर्टाइज ही नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी है, प्राइवेसी कंसर्न है, डिवाइस एक्सेस, तो इस तरह की चीज़ें उसके अंदर आती है। तो हम लोग अगर इसको कंक्लूड करें तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है प्ले वाइटल रोल इन द मॉडर्न कोर्ट रूम अगर देखा जाएगा तो फॉर साइबर क्राइम इन द फाइनेंशियल फ्रॉड जो है इस तरह के फॉर द सिविल केसेस है या डिजिटल रिकॉर्ड आर ऑफन की, तो बट ड्यू टू द देयर फ्रेजाइल एंड एडिटेबल नेचर है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंश्योर्स द प्रॉपर प्रोसीजर सेक्शन 61 से 66 में दिया है, या मैंडेटरी सर्टिफिकेट है जो 63 में, और लीगल स्टेटस ऑफ इक्वल फिजिकल डॉक्यूमेंट विथ इट्स राइट सेफगार्ड द इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मस्ट बी अ पावरफुल एंड जो ट्रस्टवर्थी टूल है डिलीवरिंग द जस्टिस इन द डिजिटल एरा। फाइनल थॉट इस पे देंगे तो डेटा स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स ओनली इफ प्रिवेंटेड थ्रू। तो अभी हम नेक्स्ट मॉड्यूल देखते हैं इसके पब्लिक एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट, जैसे नाम ही है इसका जो फोर्थ मॉड्यूल है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट कौन से होंगे, प्राइवेट डॉक्यूमेंट कौन से होंगे। तो पब्लिक डॉक्यूमेंट वो होगा कि जो ऑलरेडी पब्लिश्ड है गवर्नमेंट के वेबसाइट से, जैसे सर्वर हो गए, ये नोटिफिकेशन हो गया, सर्कुलर्स हो गया। और प्राइवेट डॉक्यूमेंट में तो किसी का पर्सनल डॉक्यूमेंट जैसे पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट है या कि उसका पर्सनल लीज एग्रीमेंट है या सेल एग्रीमेंट है, तो ये सारी चीज़ें प्राइवेट डॉक्यूमेंट में आती है। इसको हम डिटेल में देखते हैं 74 से 77 में इसके प्रोविजंस है। जैसे लीगल प्रोसीडिंग्स में डॉक्यूमेंट्स पावरफुल सोर्सेस ऑफ एविडेंस है, जैसे हमने देखा है सॉरी दे आर ऑफन, इस लेक्चर में हम देख रहे हैं दे आर ऑफन यूज टू बी एस्टेब्लिश सो दे डिनाई द क्लेम। जैसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में देखते हैं क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट करता है पब्लिक डॉक्यूमेंट एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट में। दिस क्लासिफिकेशन इफेक्ट हाउ द डॉक्यूमेंट्स आर प्रूव्ड इन द कोर्ट एंड वेदर द कोर्ट कैन प्रिज्यूम देयर ऑथेंटिसिटी और नॉट। तो व्हाट इज डॉक्यूमेंट दैट इज मेंशन अंडर सेक्शन 2D। तो डी से डॉक्यूमेंट तो सबको याद रखना है, सेक्शन 2D हमने ऑलरेडी पहले जो अपना वीडियो है उसमें भी हमने देखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट का डेफिनेशन। तो डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड और अदरवाइज रिकॉर्डेड अपॉन any substance by means of the letter, figure, marks or any other means by or more than one of these means that they intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter including electronic and digital records। तो ये डॉक्यूमेंट जो होता है इंक्लूड करता है एनी मैटर रिकॉर्डेड और द पेपर और द डिजिटल फॉर्मेट और एनी सब्सटेंस यूजिंग द लेटर्स, फिगर्स और सिंबल मेंट टू बी यूज्ड एज एविडेंस। इसके एग्जांपल अगर देखते हैं तो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स है, बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट है, कोर्ट जजमेंट एंड FIR है, या डिजिटल फाइल्स है लाइक ईमेल या PDF है, CCTV रिकॉर्डिंग्स। पब्लिक डॉक्यूमेंट जैसे देखते हैं सेक्शन 74(1) में ये इसको डिफाइंड है पब्लिक डॉक्यूमेंट। तो सेक्शन 74(1) जो है व्हाट आर द पब्लिक डॉक्यूमेंट द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। जैसे पब्लिक डॉक्यूमेंट में आएगा डॉपिंग फॉर्मिंग द एक्ट्स और द रिकॉर्ड्स, जैसे सोवरेन अथॉरिटी हो गए, तो ऑफिशियल बॉडीज एंड ट्रिब्यूनल्स हो गए, पब्लिक ऑफिसर्स लेजिस्लेटिव जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया एंड फॉरेन कंट्रीज। लाइकवाइज इफ यू सी दैट द फॉरेन जो पब्लिक रिकॉर्ड्स है कीप इन एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी और प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स। एग्जांपल देखते हैं बर्थ सर्टिफिकेट हो गया तो ये प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, या फिर जो कोर्ट ऑर्डर एंड द जजमेंट्स है तो दिस इज ऑल्सो द पब्लिक डॉक्यूमेंट है, या बर्थ सर्टिफिकेट है पब्लिक डॉक्यूमेंट है क्योंकि ये सर्टिफिकेट है इशूड बाय द म्यूनिसिपैलिटी अथॉरिटी, या FIR की कॉपी है जो पुलिस स्टेशन में, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। लैंड रिकॉर्ड्स है मेंटेन्ड बाय द रेवेन्यू ऑफिस, दिस इज पब्लिक डॉक्यूमेंट। इलेक्ट्रल रोल्स जो है आपके वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। तो दिस आर द पब्लिक डॉक्यूमेंट जो आप RTI में भी मांग सकते हो। तो उसके बाद सेक्शन 74(2) में व्हाट आर द प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स ये आपके मेंशनड है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। तो 74 सब क्लॉज 1 में आपके पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या है वो मेंशन है, और सेक्शन 74 सब क्लॉज 2 में व्हाट आर द प्राइवेट डॉक्यूमेंट दैट इज मेंशन। तो एनी डॉक्यूमेंट दैट इज नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट इज ए प्राइवेट डॉक्यूमेंट। एग्जांपल अगर देखेंगे तो एग्रीमेंट बिटवीन प्राइवेट इंडिविजुअल्स, या विल्स एंड पर्सनल लेटर्स, या हैंड रिटन सेल डीड्स, या अनरजिस्टर्ड, या द व्हाट्सएप मैसेज बिटवीन द टू फ्रेंड्स। सेक्शन अगर 75 देखेंगे तो सर्टिफिकेट कॉपीज ऑफ द पब्लिक डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे भी सर्टिफाइड कॉपी की रिक्वायरमेंट के प्रोविजन सेक्शन 75 में दिया हुआ है। जैसे 63 में आपके जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का दिया हुआ है, 75 में जो है सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ द पब्लिक डॉक्यूमेंट का। तो एवरी पब्लिक ऑफिसर हैज द कस्टडी ऑफ द पब्लिक डॉक्यूमेंट मस्ट गिव ए सर्टिफाइड कॉपी अपॉन द रिक्वेस्ट और द पेमेंट ऑफ द फी। द कॉपी मस्ट be signed and dated and include a certificate confirming it's a true copy and be sealed in the officer is authorized। इसका explanation देखें तो officers who are officially authorized to give such documents are considered custodians of their originals। Example देखेंगे तो you can request a certificate copy of the birth certificate then a municipal office, it will bear the officer's signature, stamp and date। सेक्शन 76 देते हैं यूज ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज इन द कोर्ट, तो जैसे कि सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ द पब्लिक डॉक्यूमेंट कैन बी यूज टू प्रूव द कंटेंट ऑफ द ओरिजिनल। एग्जांपल लेते हैं इंस्टेड ऑफ द कॉलिंग कोर्ट टू क्लर्क टू टेस्टिफाई अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द जजमेंट कैन बी सबमिटेड एंड दैट विल बी ट्रीटेड एज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। हाउ टू प्रूव अ स्पेसिफिक पब्लिक डॉक्यूमेंट, तो दिस सेक्शन उसमें जो डिफरेंट प्रोविजंस है द पब्लिक डॉक्यूमेंट में बी प्रूव्ड बाय द डिफरेंट वे। तो सबसे पहले जैसे गवर्नमेंट एक्ट है, ऑर्डर्स है, नोटिफिकेशन है, या पार्लियामेंट्री और लेजिस्लेचर प्रोसीडिंग्स के जो चीज़ें हैं, या फॉरेन गवर्नमेंट एक्ट है, या लोकल बॉडीज एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड वन फॉर अदर फॉरेन पब्लिक डॉक्यूमेंट्स बाय ओरिजिनल सर्टिफाइड कॉपीज, तो इससे वो दिया जा सकता है। अब कंपैरिजन करते हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट और प्राइवेट डॉक्यूमेंट में,
जैसे कि हमने देखा है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट के सेक्शन भी 74 देखा है, प्राइवेट के भी देखे हैं। तो ये जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है सेक्शन 74(1) में और प्राइवेट डॉक्यूमेंट में 74(2) में दिया हुआ है। और डेफिनेशन देखें तो पब्लिक डॉक्यूमेंट क्रिएटेड बाय द पब्लिक अथॉरिटी इन द ऑफिशियल कैपेसिटी एज अ प्रूफ ऑफ द सर्टिफिकेट कॉपी इज इनफ एंड प्रिजम्पशन इसमें द प्रिजम्पशन इज टू बी जेन्युइन एंड एक्सेसिबिलिटी टू द पब्लिक होता है। एग्जांपल कोर्ट जजमेंट एंड बर्थ सर्टिफिकेट। प्राइवेट डॉक्यूमेंट अगर देखते हैं उसी तरह से क्रिएटेड बाय द इंडिविजुअल फॉर पर्सनल यूज होता है। द ओरिजिनल और द प्रॉपर्ली प्रूवन कॉपी रिक्वायर्ड इसमें होता है प्राइवेट डॉक्यूमेंट में। नो प्रिजम्पशन मस्ट बी प्रूव्ड बिकॉज इट हैज टू बी प्रूव्ड कि इसमें प्रिजम्पशन नहीं चलता। नो एक्सेसिबल अनलेस द इट इज शेयर्ड एंड द सेल डीड इसके एग्जांपल है जैसे रेंट एग्रीमेंट एक्सेट्रा आर द एग्जांपल ऑफ द प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स। अगर तो लीगल प्रिजम्पशन हम देखें रिगार्डिंग द पब्लिक डॉक्यूमेंट द कोर्ट में प्रिज्यूम दैट द पब्लिक डॉक्यूमेंट इज ए जेन्युइन दैट इज वेर एग्जीक्यूटेड प्रॉपर्ली दिस इज दैट इट कम विद ऑथराइज प्रोसेस। स्टूडेंट में इसलिए जोर से बोलता हूँ, फटाफट बोल रहा हूँ क्योंकि आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपका रिवीजन हो। दिस इज अ रिवीजन लेक्चर वेयर आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू द ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। So what I am doing is I have already consolidated each and every points and what is required and what is not required exam point of view. You just go on listening to last minute revision. So it will help you to just recollect during the exam and the concept will be cleared automatically once you hear what I am saying. तो ऑल द बेस्ट टू यू। जनरली जब फुल लेंथ आता है तो आपको सारे लेक्चर में जैसे मैं बताता हूँ कि आपको 20 से 25 अच्छे पॉइंट्स उसको एक्सप्लेन करने हैं। रिलीवेंट पॉइंट इररिलेवेंट पॉइंट मत लिखिए, आप रिलीवेंट पॉइंट लिखिए और अगर आप इसको 1 या 2 बार सुनोगे तो आपको हो जाएगा। तो ये पूरा जो मेहनत है इसलिए की जा रही है कि आप लास्ट मिनट में आप रिवीजन कर लीजिए। तो उसी तरह केस लॉ जैसे इसके देखते हैं स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस राधा कृष्णन जैसे कि पब्लिक डॉक्यूमेंट और प्राइवेट डॉक्यूमेंट में। तो इसमें हेल्ड हुआ था कि ओल्ड पब्लिक रिकॉर्ड्स लाइक रेवेन्यू रिकॉर्ड्स आर एडमिसिबल एंड रिलायबल एज ए पब्लिक डॉक्यूमेंट। उसी तरह कल्याण सिंह वर्सेस ज्योति वैसे जितने बहुत सारे लाखों केसेस है उसमें से एनी 2 केस आप रिलीवेंट लिख सकते हैं। जैसे हेल्ड द प्राइवेट डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रूव्ड स्ट्रिक्टली, नो लीगल प्रिजम्पशन अप्लाइज। अभी हाउ टू प्रूव द पब्लिक एंड द प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स। जो पब्लिक डॉक्यूमेंट जैसे हम देखें सर्टिफिकेट जो आपको सर्टिफाइड कॉपी इसमें जमा करनी है तो इसमें जैसे 75 में सेक्शन दिया हुआ है द नोनिटी ओरल और द टेस्टिमोनी फ्रॉम ऑफिसर इज नॉट रिक्वायर्ड मेंशन इंसिस्टिंग अथॉरिटी एंड द डेट। प्राइवेट डॉक्यूमेंट में सबमिट द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड इफ लॉस्ट द सेकेंडरी एविडेंस दैट इज द एक्सप्लेनेशन इज ऑलरेडी गिवन व्हाट इज सेकेंडरी एविडेंस इन द डॉक्यूमेंट ओरल डॉक्यूमेंट चैप्टर। तो मस्ट प्रूव द सिग्नेचर एंड द कंटेंट एंड एक्सिक्यूशन इन केस ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट। प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस देखते हैं तो प्राइवेट डॉक्यूमेंट और पब्लिक डॉक्यूमेंट का क्या है, ये डिटरमाइन करता है टाइप्स ऑफ एविडेंस इज रिक्वायर्ड सेव टाइम बाय द यूजिंग द सर्टिफिकेट। पब्लिक डॉक्यूमेंट है इसमें नो बर्डन ऑफ द प्रूफ है, प्रिवेंट द एविडेंस प्रॉपर्ली इन द कोर्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक और प्राइवेट डॉक्यूमेंट हम देखते हैं कि टुडे अभी मेनी डॉक्यूमेंट्स आर डिजिटल फॉर्म में हो चुके हैं। तो पब्लिक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जो है कि ऑनलाइन कोर्ट जजमेंट हो गया, ई गजेट या डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट या प्राइवेट इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जैसे ईमेल व्हाट्सएप और एग्रीमेंट they are admissible now if they accompanied by the valid certificate as mentioned in the 63 of the valid certificate under the electronic evidence। तो कॉमन क्वेश्चन जो प्रॉब्लम में आपको आ सकते हैं कि इज रजिस्टर्ड सेल डीड अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, यस इट इज रजिस्टर्ड बाय पब्लिक ऑफिसर अंडर द लीगल अथॉरिटी दैट्स व्हाई इट्स ए पब्लिक डॉक्यूमेंट। उसी तरह से 2 मार्क्स के लिए या फिर प्रॉब्लम में आपको पूछा जा सकता है कि कैन ए प्राइवेट एग्रीमेंट बी यूज्ड इन ए कोर्ट, यस बट इट मस्ट बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी और द सेकेंडरी एविडेंस देन इट कैन बी प्रूव्ड। उसी तरह से इज ए सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट, यस इफ इट इज इशूड बाय द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल और बोर्ड देन इट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। उसी तरह से कैन आई यूज ए स्कैन कॉपी ऑफ ए रेंट एग्रीमेंट ओनली इफ द ओरिजिनल इज लॉस्ट एंड कंडीशन फॉर सेकेंडरी एविडेंस आर सेटिस्फाइड। और या तो आर कोर्ट जजमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट, यस as they are acts of the judicial authorities। सर समरी अगर हम देखते हैं 74, 75, 76, 77 का, तो 74 जो है पब्लिक एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट को जो डिफाइन करता है, डेफिनेशन देता है। 75 जो है सर्टिफाइड कॉपीज को डिफाइन करता है, ऑफिसर मस्ट गिव द सर्टिफाइड कॉपीज विद द सील एंड सिग्नेचर। 76 ऑफ द यूज इन द कोर्ट जैसे सर्टिफाइड कॉपीज आर एडमिसिबल इन द कोर्ट वो बताता है। 77 जो है कि हमने ऑलरेडी देखा है कि प्रूफ मेथड किस मेथड को और किस मेथड को कैसे कैसे उसको देना होगा, किस मेथड से उसको पब्लिक डॉक्यूमेंट को वैलिडिटी आएगी और प्राइवेट डॉक्यूमेंट को वैलिडिटी आएगी, उसका एक्सप्लेनेशन टू प्रूव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट वी हैव सीन। तो कंक्लूड करें तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम provides the clear legal framework for the classification and the proof of the document. Public documents are presumed genuine and can be proved by the certificate copies, and the private documents are the required proper proof and cannot be presumed authentic. This distinction अगर देखते हैं helps go to the evidence quickly, fairly, accurately, ensuring the reliable and authentic records। अगर आपको टिप्स देंगे तो स्टूडेंट के इसमें 74 से 77 अच्छे से कर लीजिए, अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल एंड रिमेंबर द सेक्शंस। आइए हम नेक्स्ट मूव करते हैं 2.5 दैट इज लॉ रिलेटिव टू प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन तो ये जो सेक्शन 78 से लेकर जो सेक्शन 93 एक डिटेल में प्रिजम्पशन म्हणजे अनुमानाशी संबंधित कायदे, हे जे कायदे आहेत
ते अनुमानांशी संबंधित त्याच्याबद्दल किंवा अनुमानों से संबंधित जो कानून है जिसको प्रिजम्पशन बोलते हैं, तो ये सारी जो डिटेल है फटाफट हम देखेंगे क्योंकि हमारे पास समय कम है। तो इन एवरी कोर्ट द फैक्ट्स आर प्रोवाइडेड विद द एविडेंस ऑफ द बट इन सम सिचुएशन द लॉ अलाउज द कोर्ट टू एक्सेप्ट सर्टेन फैक्ट दैट इज ट्रू विदाउट अ फॉर्मल प्रूफ। तो जहाँ पे फॉर्मल प्रूफ नहीं लगती है, यहाँ पे आप खाली जो है कि अनुमान लगाते हैं, अनुमान से आप उसको जो प्रूफ नहीं भी लेते हो और अनुमान से आप उसको मान्यता देते हैं, तो लीगल कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड द प्रिजम्पशन, जैसे कि इसको अनुमान। प्रिजम्पशन हेल्प्स द कोर्ट सेव द टाइम एंड द फोकस ऑन द मोर इम्पोर्टेंट मैटर्स। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सेक्शन 78 से 93 में ये जो मेंशन्ड है प्रिजम्पशन के, इसमें डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ऑफिशियल एक्ट्स, मैप्स, बुक्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें प्रिजम्पशन में आती है, वो हम लोग डिटेल में 1 by 1 देखेंगे। तो प्रिजम्पशन क्या होता है? प्रिजम्पशन इज व्हेन द कोर्ट अज्यूम दैट द फैक्ट इज ट्रू अंटिल द प्रूव्ड अदरवाइज। जब तक उसको फैक्ट को रॉन्ग ना माना जाए तब तक उसको वो प्रिज्यूम करती है, अज्यूम करती है कि ये ट्रू है। इट्स नॉट एक्चुअल प्रूफ बट इट्स ए लीगल असम्पशन दैट मेक द वर्क ऑफ द कोर्ट इजियर। एग्जाम्पल अगर देखेंगे, अ लेटर सेंड बाय द कोर्ट में प्रिज्यूम दैट इट वाज रिसीव्ड। अगर कोई कोर्ट भेजा गया तो उसको वो प्रिज्यूम कर लेगी कि अज्यूम कर लेगी कि हाँ वो पहुंच गया होगा। तो अनलेस द अदर पार्टी प्रूव्स दैट नहीं, मुझे वो लेटर नहीं पहुंचा। इफ द डॉक्यूमेंट इज 30 years old and kept in safety of the record, the court may presume that it is genuine. जैसे टाइप्स ऑफ प्रिजम्पशन अगर हम देखते हैं अंडर भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, प्रिज्यूम, शाल अज्यूम, प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ, दिस थ्रीस आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू प्रिजम्पशन। तो प्रिजम्पशन का जब भी आप आंसर लिखोगे तो इसको आपको एक्सप्लेन करना जरूरी है कि मे प्रिज्यूम क्या होता है, शाल प्रिज्यूम क्या होता है और कंक्लूसिव प्रूफ क्या होता है। इसका पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। जैसे मे प्रिज्यूम, कोर्ट हैज ए चॉइस, इट मे एक्सेप्ट और रिजेक्ट इट अनलेस डिसअप्रूव्ड। तो यहाँ पे कोर्ट को चॉइस है कि इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकती है। जैसे अदालत के पास विकल्प है, यह स्वीकार करे या अस्वीकार कर सकती है की जब तक की उसे गलत सिद्ध न किया जाए। तर न्यायालयाकडे निवड आहे की तो स्वीकार करू शकतो किंवा नकारू शकतो जोपर्यंत ते खोटे ठरत नाही। उसी तरह शाल प्रिज्यूम, कोर्ट में एक्सेप्ट और इट इज ए ट्रू एंड अनलेस प्रूवन अदरवाइज। जैसे अदालत को इस बात के लिए, जैसे शाल प्रिज्यूम में अदालत को इसे तब तक सही मानना होगा जब तक कि विपरीत परिणाम उसके जो एविडेंस न दिए जाए। जैसे न्यायालयाकडे ते खरे मानले जाते जोपर्यंत त्याचं उलट दे प्रमाण सिद्ध होत नाही तो उसको शाल प्रिज्यूम। मे प्रिज्यूम में 100% मान लेते कि हाँ ये करेक्ट है, या सॉरी मे प्रिज्यूम में वो कोर्ट के ऊपर होता है कि चॉइस होता है, उसके डिस्क्रिप्शन, उसके विवेक पे डिपेंड करता है कि उसको मानेगी न्याय मानेगी। उसमें शाल प्रिज्यूम में कोर्ट एक्सेप्ट करती है उसको, लेकिन अगर उसको कि उसके विपरीत प्रमाण आए तो उसको कोर्ट वो रिजेक्ट करने की उसके पास ताकत होती है। कंक्लूसिव प्रूफ में 100% कोर्ट मांगती है, कोर्ट मस्ट एक्सेप्ट इट, द कैनॉट बी चैलेंज एट ऑल। तो इसमें जो है कि अदालत को इसे जो मानना ही होगा और किसी भी तरह से इसको चुनौती नहीं दी सकती, न्यायालयाकडे मानलेच पाहिजे, ह्याला कोणतेही हरकत घेता येत नाही, दैट इज कॉल्ड एज कंक्लूसिव प्रूफ। तो ये तीन कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, मे प्रिज्यूम, शाल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ। मे प्रिज्यूम में कोर्ट के विवेक पे डिपेंड करेगा कि उसको वो मानेगी या नहीं मानेगी। शाल प्रिज्यूम में वो कोर्ट मान लेती है, लेकिन अगर उसके विपरीत एविडेंस आएगा तो फिर उसको वो नहीं मानेगी। और कंक्लूसिव प्रूफ में वो 100% कोर्ट उसको मान लेती है। तो ये हम लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लियर किया। तो लाइकवाइज अगर हम देखते हैं तो मे प्रिज्यूम द कोर्ट हैज अ चॉइस, मे एक्सेप्ट और रिजेक्ट अनलेस डिसअप्रूव्ड, एंड शाल प्रूव में द कोर्ट मस्ट एक्सेप्ट अनलेस द कॉन्ट्रेरी एविडेंस इज प्रोवाइडेड, एंड कंक्लूसिव प्रूफ में द कोर्ट मस्ट एक्सेप्ट कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी वे। तो सेक्शन वाइज 78 to 93 हम देख लेते हैं। जैसे 78 में प्रिजम्पशन एज द जेन्युइननेस ऑफ द सर्टिफिकेट कॉपीज है, सर्टिफाइड कॉपी जो है उसकी जेन्युइननेस के बारे में। द कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट द सर्टिफिकेट copies issued by the government officers are genuine. The document must follow the required format and be properly signed. से एग्जाम्पल देखते हैं, सर्टिफिकेट कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या लैंड रिकॉर्ड प्रिज्यूम जेन्युइन अनलेस प्रूवन अदरवाइज। 79 में उसी तरह से प्रिजम्पशन ऑफ द डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड और द जुडिशियल प्रोसीडिंग, इफ द डॉक्यूमेंट इज a record evidence and confession signed by magistrate judge, the court shall presume that it is genuine, it was properly taken and the condition mentioned in it is are the true. उसी तरह से सेक्शन 80 में द प्रिजम्पशन ऑफ द ऑफिशियल गजेट एंड द न्यूज़पेपर एटसेट्रा, कोर्ट एज्यूम करती है कि इसमें शाल एज्यूम आ जाता है जेन्युइननेस ऑफ इसके में कि ऑफिशियल गजेट, न्यूज़पेपर या गवर्नमेंट केप्ट रिकॉर्ड्स, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन प्रिंटेड इन द ऑफिशियल इज प्रिज्यूम टू बी ट्रू, और उसको जो प्रिज्यूम कर लेती है। उसी तरह से प्रिजम्पशन ऑफ द डिजिटल रिकॉर्ड्स, तो द सेम एज द सेक्शन 80 अप्लाइज। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड जो है, ये पीडीएफ है, गजेट है, एनी अदर गवर्नमेंट वेबसाइट पे कंसीडर है वैलिड एंड जेन्युइन। प्रिजम्पशन एज टू द गवर्नमेंट मैप ऑफ प्लान, उसी तरह से तो maps made by the center of the central government or the state government presumed to be correct. If the maps are made private and the court case, they may be separately provided. It's a presumption to the law books or the case report. The court shall presume that the books printed by the under any authority of the government containing laws of the court or the court decision are genuine. Example अगर देखेंगे, book of the Supreme Court judgment is presumed to be the authentic. उसी तरह से section 84 अगर हम देखते हैं तो presumption as to the power of attorney,
इसमें if the document appears to be power of attorney and is signed before the notary public or the judge or consulate or the government representative, the court shall presume that it is valid. Example of power of attorney देखेंगे, signed from the front of the Indian consulate abroad is presumed valid. उसी तरह से 85 देखते हैं, presumption for electronic agreement. If the agreement is digital or electronic signature, the court presume it was signed by the concerned parties. Likewise example देखेंगे तो ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट है विद सिग्नेचर इज वैलिड अंडर प्रूवन फेक. तो इसका 86 में देखते हैं तो प्रिजम्पशन फॉर दोस टू सिक्योर द इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एंड सिग्नेचर, कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट द सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हैज नॉट बीन अल्टर्ड और द सिक्योर ई सिग्नेचर वाज अफिक्स्ड विद द इंटेंट टू प्रूव. तो डिजिटल से साइंड जैसे जीएसटी रिटर्न सर्टिफिकेट है या सिक्योर प्लेटफॉर्म इज प्रिज्यूम्ड विद ऑथेंटिक. तो सेक्शन 86 में तो प्रिजम्पशन फॉर द सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड सिग्नेचर वो लिया जाता है. यह प्रिजम्पशन हो गया कि टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट the court shall presume that the date of the e-signature certificate is correct and accept personal data that was verified. तो एग्जाम्पल अगर इसका देखेंगे तो if the digital certificate the confirms the person's identity, the court accept it unless challenged. Likewise the section 88 अगर हम देखते हैं foreign judicial records, the court may presume that the foreign judicial records are genuine and must be certified according to the law authenticity of the Indian consulate and or the notary. एग्जाम्पल देखते हैं तो diverse decree from the UK court the certified by the Indian High Commission. Section 89 हम देखते हैं the presumption as to the public books or the maps or the charts. The court may presume that the books and the maps and the charts used by for the general or the public knowledge are genuine और इस केस में the world atlas or the UN population report can be taken. इलेक्ट्रॉनिक मैसेज जैसे हो गया कि कोर्ट में प्रिज्यूम व्हाट ए मैसेज सेंड थ्रू द ईमेल सर्वर और मैसेज द ओरिजिनल सेंड द कोर्ट शैल नॉट प्रिज्यूम हु सेंड इट. एग्जांपल इसका देखते हैं तो इफ ए कंपनी सेंड्स एन इनवॉइस बाय मेल, द कोर्ट में एक्सेप्ट द कंटेंट बट आइडेंटिफाई of the sender needs to be proof in the case of electronic message. तो इलेक्ट्रॉनिक मैसेज में कोर्ट क्या प्रिज्यूम करती है दैट ए मैसेज सेंड थ्रू द ईमेल सर्वर मैचेस द ओरिजिनल सेंड, कोर्ट शैल नॉट प्रिज्यूम दैट द who send it. So if the company sends an invoice to the mail, the court may accept the content but the identity of the sender needs to be proved and needs to be proved. So presumption or for the non-production of the document, they say if the document is called for in a court and not produced after the notice, the court shall presume it was duly signed and attested and executed. Example देखेंगे तो a person asked to produce a loan agreement and fails, the court may presume it was valid executed. Presumption of the for section for 30-40 years of the old document, the court may presume that the document 30 plus years old is a genuine if it comes from a proper custody. This example 1940 sale deed found in the family record, then it will be considered presumed to be that court may presume it to be a true. Section 93 देखते हैं presumption of the 5-year-old electronic record is a 5-year-old record is genuine if from a proper custody. तो example 2015 का अगर email is stored in the proper server of the company then it will be genuine. तो अगर इसको हम देखते हैं पूरा चीज़ें डिटेल में सेक्शन वाइज, तो कि शाल प्रेज्यूम जो है कि क्या होता है कि जो शाल प्रेज्यूम जैसे हमने बताया तो कोर्ट मस्ट एक्सेप्ट इट एज ए ट्रू अनलेस प्रूवन रॉन्ग, और मे प्रेज्यूम मीन्स कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, कॉन्क्लूसिव प्रूव 100%. तो शाल प्रेज्यूम मतलब कोर्ट उसको मानेगा. जैसे प्रिजम्पशन 78 है, प्रिजम्पशन एज टू द जेन्युइननेस ऑफ सर्टिफिकेट कॉपीज, सर्टिफिकेट कोर्ट उसको मानेगा जब तक उसको कि गलत ना ठहराया जाए उस सर्टिफिकेट को. उसे शाल प्रेज्यूम 79 भी है, प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस एट द रिकॉर्ड ऑफ द एविडेंस, जुडिशियल रिकॉर्ड्स आर शाल विल कम अंडर शाल प्रेज्यूम. उसे द प्रिजम्पशन एज टू द गजेट न्यूज़पेपर एंड अदर डॉक्यूमेंट आल्सो विल कम इन शाल प्रेज्यूम मींस the court will agree to it unless and until it is proven wrong. जैसे गजेट न्यूज़पेपर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट. उसी तरह से 81 भी शाल प्रेज्यूम है, द प्रिजम्पशन एज टू द गजेट और इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड, द डिजिटल गजेट इज द लीगल ई रिकॉर्ड्स, तो हियर आल्सो शाल प्रेज्यूम कम्स. 82 में भी जैसे प्रिजम्पशन एज टू द मैप्स है, प्लान्स है, अथॉरिटी है गवर्नमेंट के, तो ये भी शाल प्रेज्यूम में कोर्ट उसको मानती है अनलेस एंड अंटिल इट इज प्रूवन रॉन्ग, तो गवर्नमेंट मैप्स और द प्लान्स. उसी तरह से प्रिजम्पशन एज टू द कलेक्शन ऑफ द लॉस एंड रिपोर्ट डिसीजन सेक्शन 83 में भी शाल प्रिज्यूम लेती है, तो गवर्नमेंट लॉ बुक्स हो गए, केस रिपोर्ट हो गए अनलेस एंड प्रूवन रॉन्ग. उसी तरह से प्रिजम्पशन एज टू द पावर ऑफ द अटॉर्नी सेक्शन 84 में जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी हमने देखा है, उसमें भी शाल प्रिज्यूम कोर्ट करती है, कोर्ट उसको एक्सेप्ट करती है. उसी तरह से प्रिजम्पशन एज टू द इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट, इसमें भी शाल प्रिज्यूम कोर्ट एग्रीज इट अनलेस एंड प्रूवन रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट. उसी तरह से प्रिजम्पशन एज टू द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर पर सेक्शन 89, here also court presumes such as shall presume and the secure the e-records and signature in this case. Likewise, the presumption as to the electronic signature and certificate as per section 87, here also court take it as a shall presume like a e-signature or the certificate. Likewise, the section 88 if you see, here also the court may presume as to the certified copies of a foreign judicial record. This is a foreign certified judicial copies. So in case of may presume, here the section 89 जहाँ पे may presume आ रहा है,
यहाँ पे कोर्ट पे अपने विवेक पे डिपेंड करेगा, उसके डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करेगा। प्रिजम्पशन एज टू द बुक ऑफ द मैप एंड द चार्ट, जैसे पब्लिक बुक हो गया मैप एंड चार्ट। एंड इन केस ऑफ सेक्शन 90 also may presume the presumption as to the electronic messages, electronic message, then the everything will be proved in the front of judge। the shall presume आता है वापस 91 में। 91 जो है वो presumptions of the due execution etc document है not produced, document not produced में आता है। 92 may presume and 93 also may presume, जैसे presumption as to the document 30 year old या presumption as to the electronic record for 5 years। तो ये चीजें प्री प्रिज्यूम। तो वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम एंड व्हाट इज कंकरेंट प्रूफ। तो इफ द प्रिजम्पशन वर्सेस प्रूफ की अगर हम देखते हैं कि प्रिजम्पशन और प्रूफ में क्या अंतर होता है, इसको थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। प्रिजम्पशन लीगल असम्पशन है, नो नीड ऑफ इमीडिएट प्रूफ, सम कैन एंड सम कैन नॉट बी रिब्यूटेड, एंड द एग्जांपल है बर्थ सर्टिफिकेट बर्थ ड्यूरिंग द मैरिज, ये लेजिटिमेट माना जाएगा तो इसको प्रिजम्पशन माना जाता है। प्रूफ जो होता है एविडेंस बेस्ड वेरिफिकेशन होता है, रिक्वायर्स एविडेंस, हर प्रूफ के लिए आपको एविडेंस लगती है, प्रूफ में मस्ट ऑलवेज बी वैलिड एंड प्रूफ को विटनेस डॉक्यूमेंट और कन्फेशन की जरूरत होती है, प्रिजम्पशन को इसकी जरूरत नहीं होती। तो केस लॉ अगर देखते हैं, एक ही केस लॉ देखते हैं, अनवर पी भास्कर में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 63 इज कंपलसरी। तो प्रॉब्लम अगर हम देखते हैं सिचुएशन बेटे, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन मे प्रेज्यूम एंड शैल प्रेज्यूम। मे प्रेज्यूम मीन्स ये ऑप्शनल है कोर्ट के ऊपर कि उसको वो लेना है, उसको मानना है या नहीं मानना है उस एविडेंस को। शैल प्रेज्यूम में मैंडेटरी है, कोर्ट उसको मानती है, लेकिन अगर उसको गलत ठहराया गया उस एविडेंस को तो फिर उसको वो नहीं मानेगी। और जैसे कैन ए 30 year old property document be used without a proving yes it comes from a proper custody, then section 92 के हिसाब से उसको जो एविडेंस माना जाएगा मे प्रिज्यूम में आएगा वो। उसी तरह से व्हाट अबाउट द 5 year old email from a company server, yes the court may presume that it is genuine under section 93। is a e-signed PDF valid, yes under section 85 and 86 the court presume that it is signed properly। उसी तरह से can the court presume the message was sent by a person, no the court may presume that the content is genuine सेक्शन 60 के हिसाब से, बट द हु हैज सेंड द मैसेज बट द सेंडर मस्ट बी प्रूव्ड। उसी तरह से हम कंक्लूड इसको करते हैं तो द लॉ प्रिज्यूम्ड अनलेस अंडर द भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट शॉर्टकट इन प्रोवाइडिंग डॉक्यूमेंट्स एंड द डिजिटल रिकॉर्ड। दिस रूल्स हेल्प दैट सेव कोर्ट टाइम को हेल्प करता है, सिंप्लीफाई प्रोसीजर करता है, एचएफ ट्रू करता है और इनकरेज यूज ऑफ डिजिटल रिकॉर्ड। द प्रिजम्पशन डू नॉट रिप्लेस द प्रूफ एक्चुअली बट they allow the court to start on the logical assumption unless someone proves otherwise। The presumption is the bridge between the common sense and legal evidence। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो टॉपिक है एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट एविडेंस की कहाँ पे जो है कि आपको ये 6th टॉपिक है, फटाफट कर लेते हैं। आइए देखते हैं। तो एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, इसका मतलब एक लाइन में अगर देखेंगे एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एंश्योर्स दैट द रिटन डॉक्यूमेंट्स प्रिवेल ओवर द ओरल क्लेम। जैसे कि अगर कोई चीज़ें राइटिंग में है तो वहाँ पे बहुत बार ओरल जो भी मौखिक जो एविडेंस है उसके ऊपर वो प्रिवेल करेगा कि वो रिटर्न को ज़्यादा माना जाएगा और रिटर्न ही उसमें एविडेंस के तौर पे उसको माना जाएगा। इसके जो प्रोविजंस है सेक्शन 6 से 96 में 94 से 103 में दिए हुए हैं। मीनिंग ऑफ द रूल ये है कि इफ द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट और डिस्पोजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी आर रिटन डाउन इन डॉक्यूमेंट नो ओरल एविडेंस इज अलाउड टू अल्टर एंड टू कॉन्ट्रेडिक्ट द रिटर्न टर्म्स। रिटर्न एग्रीमेंट्स आर कंसिडर्ड मोर रिलायबल एंड क्लियर इन दिस केस। की प्रिंसिपल है कि वंस रिटर्न इट इज द फाइनल एंड नो ओरल एविडेंस कैन रिप्लेस इट। तो उसके सेक्शन वाइज अगर एक्सप्लेनेशन देखते हैं सेक्शन 94 to 103 में 94 में द प्रूफ ऑफ द टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट, व्हेन द टर्म्स ऑफ द रिटन डॉक्यूमेंट ओनली द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ इज परमिट सेकेंडरी एविडेंस कैन बी यूज्ड टू प्रूव दिस टर्म्स। जैसे एक्सेप्शन देखते हैं इसका अपॉइंटमेंट ऑफ पब्लिक ऑफिसर इन राइटिंग द डॉक्यूमेंट इफ द पर्सन हैज एक्टेड इन द राइटिंग नीड टू बी प्रूव्ड विल, इसमें तो विल्स एडमिटेड टू प्रोबेट कैन बी प्रूव्ड टू बाय द प्रोबेट। उसी तरह से इलस्ट्रेशन अगर देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट इज कंटेन्ड इन सेवरल लेटर all must be approved if the contract is bill exchange that the document must be proved। section 95 जैसे देखते हैं exclusion of oral agreement, तो इसमें once the document is proved oral statement cannot be used, जैसे contradict करता है, ऐड करना या subtract करना, ये सब चीज़ें उसमें अलाउड नहीं होगी। इसके प्रोविजन अगर देखते हैं when oral evidence is allowed जैसे fraud, mistake, intimidation or illegality या separate oral agreement not inconsistent with the written terms or the oral conditions precedent the subsequent oral agreements unless the writing is required by law, the custom or the trade usage if not impunged by the written terms or the meaning of the language as related to the facts। illustration अगर सिर्फ oral agreement or the delay payment after the writing contract fixed by the date is not allowed or the verbal warranty about the quality of the goods not in invoice is allowed or the oral agreement of the credit period not mentioned the document may be allowed। इसलिए section
96 में एम्बिगियस है या डिफेक्टिव लैंग्वेज है, इफ द डॉक्यूमेंट एम्बिगियस है मतलब उसमें क्लैरिटी नहीं है, अनक्लियर है, फेसेस ओरल एविडेंस इज नॉट अलाउड टू क्लैरिफाइड। इसका एग्जांपल देखते हैं, प्राइस मेंशनड ₹1 लाख और 1,50,000, एविडेंट इसमें जो है कि नॉट अलाउड टू क्लैरिफाई कि व्हाट इज देयर। उसी तरह से क्लियर लैंग्वेज अपील्स ऑफ द फैक्ट, जैसे व्हेन द डॉक्यूमेंट लैंग्वेज इज क्लियर एंड अप्लाइज परफेक्टली एग्जिस्ट द फैक्ट, द एविडेंस कैन नॉट बी यूज्ड टू से व्हाट मीन्स। इसके अंदर केसेस 98 उसी की अनअर्निंग लैंग्वेज जो है रेफरेंस और फैक्ट्स है, या फिर 99 में एप्लीकेशन ऑफ वन ऑफ द सेवरल पर्सन है, या 100 में लैंग्वेज ऑफ द पार्टीज अप्लाई टू सेट्स है, या 101 में मीनिंग ऑफ द टेक्निकल और फॉरेन वर्ड्स है, जैसे इलीगल ऑब्स्टिकल टेक्निकल एब्रीवेशन है। तो इसमें एनी ऑल my modes of spectacular evidence allowed to explain it in the mode of the tools। 102 जैसे है कि evidence of the third party, the person who are not parties, that the document can be given to only of the condition of the oral agreement। इसके अंदर उसी तरह से ये सेविंग प्रोविजन है कि the chapter does not affect rules of the wills in the Indian Succession Act। तो इसको अगर हम लोग रिविजन करते हैं तो सेक्शन 94 में जो है कि टर्म्स इन राइटिंग है, इसमें रूल है कि मस्ट बी प्रूव्ड बाय द डॉक्यूमेंट। सेक्शन 95 नो ओरल कॉन्ट्रडिक्शन, द ओरल एविडेंस नॉट अलाउड अल्टर डॉक्यूमेंट विद एक्सेप्शन। उसी तरह 96 है एम्बिग्युइटी ऑन द फेस कैन नॉट बी क्लैरिफाइड बाय ओरल एविडेंस। लाइकवाइज 97 द लैंग्वेज क्लियर एंड मैचेस फैक्ट, द ओरल चेंज नॉट अलाउड। उसी तरह से कि लैंग्वेज डज नॉट मैच फैक्ट्स, जैसे 98 में ओरल एविडेंस अलाउड टू एक्सप्लेन। Likewise, in 99, language applies to more than one, then the oral clarification is allowed. Like 100 is the partial match by two sets of the fact, the oral evidence allowed to explain the intention. Likewise, 101, meaning of uncommon words is the oral explanation allowed. In 102, the third party oral agreement permitted if the affects their interest. Likewise, 103, wheels the Indian Succession Act rules apply. Purpose of this rule is to ensure the certificate of the written document and provide a false the claims of the memory based errors है, या प्रोडक्ट जो सर्टेन इंटीग्रिटी या प्रमोट द फॉर्मल लीगल ड्राफ्टिंग। तो इसमें जो सारी चीज़ें अगर हम देखते हैं कि एक्सक्लूशन ऑफ ओरल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में जो 94 से आपके 103 में दिया, या इंश्योर करता है कि वंस द एग्रीमेंट इज रिटन इट कैन नॉट बी अल्टर्ड और कॉन्ट्रडिक्टेड बाय द ओरल एविडेंस। हाउएवर द जनरल एक्सेप्शंस लाइक फ्रॉड है, एम्बिग्यूटी है, सेपरेट एग्रीमेंट है, जिस तरह से हमने वेरियस सेक्शन में देखे, आर अलाउड टू बी प्रिवेंट द इनजस्टिस। So this rule promotes the importance of the writing and encourages the formal and accurate documentation in all legal transactions। उसी तरह से हम देखते हैं रूल रिलेटेड टू द बर्डन ऑफ प्रूफ। अब ये बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होगा, सेकंड लास्ट टॉपिक है इस पूरे मॉड्यूल का। तो फटाफट हम देखते हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ इन एवरी कोर्ट, जैसे कि आपको पता है कि इम्पोर्टेंट टू नो दैट द हु हैज टू प्रूव द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कॉल्ड द बर्डन ऑफ प्रूफ, क्योंकि इसमें प्रूव किसको करना है। जैसे चैप्टर 7 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 104 से 120 में ये लॉ एक्सप्लेन्स दैट हु प्रूव द फैक्ट दैट अंडर द कंडीशन अंडरस्टैंडिंग दिस सेक्शन हेल्प्स इन द प्रॉपर प्रेजेंटेशन द एवोल्यूशन ऑफ द एविडेंस। इसका डेफिनेशन अगर देखेंगे तो बर्डन ऑफ प्रूफ का द लीगल ऑब्लिगेशन टू प्रूव द ट्रूथ ऑफ द फैक्ट इन द कोर्ट। इसका सिंपल रूल है कि हु असर्ट्स मस्ट प्रूव। एग्जांपल, ए सेज दैट बी बोरोड 50,000 फ्रॉम हिम, ए मस्ट प्रूव द लोन। तो इन दिस केस द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन ए। तो जैसे ए अगर ये बोलता है कि बी ने मेरे से 50,000 रुपया लिया, तो ए को ये प्रूव करना है, बर्डन ऑफ प्रूफ ए के ऊपर है कि बी ने लिया। तो रिलेवेंट सेक्शन जो है 104 से लेकर इसमें टोटल 120 में वेरियस प्रोविजन दिए हुए हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ कैसे क्या होगा। तो सेक्शन 104 जैसे बोलता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ द पर्सन हु वांट्स द कोर्ट जजमेंट बेस्ड ऑन द फैक्ट मस्ट प्रूव द फैक्ट। जैसे ए सेज द बी कमिटेड थेफ्ट, ए मस्ट प्रूव दैट द बी वाज गिल्टी। सेक्शन 105 जैसे कि ऑन हुम द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज, इफ नो एविडेंस इज गिवन ऑन द अर्लियर साइड द पर्सन हु वुड लूज द केस हैज द बर्डन ऑफ प्रूफ। जैसे एग्जांपल अगर देखें, ए sues बी for land and gives the no evidence and B is in a position, then the A loses, hence the burden of proof lies on A. Likewise, section 106, burden as to the particular fact, if any person wants the court believe a specific the burden he is on that person। Example अगर देखते हैं कि B is accused of theft and says he was not there, B must prove that this ability he was not there, alibi must he was not there। Burden to prove the precondition, otherwise if the person wants to introduce a certain evidence he must first prove that the fact necessary to admit that evidence। Example अगर देखेंगे तो A wants to show B is dying declaration, A must prove that B dead। उसी तरह से 108 में accused for the general exception, if the accused claims he is protected by the exception under the भारतीय साक्ष्य अधिनियम he must prove it। जैसे A claims acted in the self defense, A must prove it। Likewise 109 fact within special knowledge, जैसे if a fact is within the special someone's special knowledge he must prove it। Likewise alive within 30 days, the person is alive within 30 years, the person claiming they are dead must prove it that he is alive। तो उसी तरह से मिसिंग फॉर 7 years, a person
has not been heard or seen here, the burden of the proof in this case, the person claiming they are alive, they have to prove that they are the same person. So the relationship with the people have the been acting as a partner, living as a or the landlord and tenant, they have a relationship. The person denying it must prove that they are not in the relationship. उसी तरह से ownership, if the person is in possession, it may presume that he is a owner. The one denying must prove otherwise. Likewise, trusteeship relationship with the if person in the possession of the trust, example advocate, father or guardian, the makes a transaction, he must prove that it was done in a good faith and he is in a relationship there, and here the relation is there. So the distribution of areas and the presumption of the offence that the person present in the area where firearms were used unlawfully, the court may presume that they committed the offence unless he proves the otherwise. Likewise, in the case of dowry that if a woman dies, आपको इसमें से कोई भी ऐसा पूछा सकता है राइट एनी 4 और 5, तो आपको वो लिखना है कि who has a burden of proof. Like the dowry death में जैसे if a woman dies due to the dowry related cruelty soon after her death, the court shall presume that the dowry death by the accused and here the burden of the proof lies with the incident. Likewise, the general presumption by the court may presume a person is a possessor of stolen good is a guilty, officially judicially act by done properly and the evidence need not produced would go against the person withholding it. So if you just summarize in the civil case or the criminal case, who has the burden of proof, if we go and see, then in the case of civil cases, the initial burden is on plaintiff and the standard of proof, the preponderance of the probabilities or the ownership and the presumption, this is to be the presumption in the civil cases. Like in the criminal cases, the initial burden of proof is on the prosecution and the standard of proof is beyond the reasonable doubt, and here the presumption of the innocence of the accused can be taken. Conclude अगर करें तो रूल ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ अंडर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की हेल्प टू डिटरमाइन हु प्रूव द फैक्ट एंड अंडर व्हाट कंडीशन द रूल्स ऑफ फेमिली द फेयरनेस प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड क्लैरिटी इन द ट्रायल. तो ये पूरे क्वेश्चन में आपको ये पूछा जा रहा है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा कि अगर कोई भी चीज़ें होती है. तो इस मॉड्यूल का थोड़ा फटाफट देख लेते हैं. मॉड्यूल डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपल में समझाने वाले मोड में नहीं हूँ स्टूडेंट, आपको मैं फटाफट ये बता देता हूँ कि जिसके अंदर कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये आपको हेल्प करे. और द डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपल इज ए वेरी इंपॉर्टेंट जैसे लीगल प्रिंसिपल इन द लॉ कि अब कम से कम समय में आप रिवीजन कर लीजिए कि पर्सन कैन नॉट डिनाई द फैक्ट टू द कोर्ट विच दे हैव अर्लियर एडमिटेड और कॉस्ट अनदर टू बिलीव इट बी ट्रू. तो ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपल है इसमें जो सेक्शन 121 से 123 में दिया हुआ है, इसका मीनिंग देख लेते हैं. मीनिंग जो एस्टोपल का है मीन्स दैट इफ ए पर्सन हैज मेड अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट कर रहा है और एक्शन दैट अनदर पर्सन हैज रिलाइड ऑन, कि उसके ऊपर अनदर पर्सन रिलाई करता है उसके स्टेटमेंट पे या फिर उसके एक्शन पे, तो ही कैन नॉट गो बैक टू द स्टेटमेंट इन द कोर्ट फॉर द डिसएडवांटेज ऑफ द अदर पर्सन. इट इज अ रूल ऑफ एविडेंस नॉट अ रूल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और प्रॉपर्टी लॉ. तो इसमें देखिए जैसे एग्जांपल अगर देखिए ए टेल्स बी दैट यू कैन यूज माई लैंड अस ए वेयर हाउस, आप उसको गोडाउन के लिए यूज कर सकते हो, बी को बोलता है. तो बी स्पेंड्स अ मनी टू बिल्ड अ सीट, तो बी क्या करता है थोड़ा स्पेंड करता है मनी उस जगह को बनाने के लिए, वहाँ पे शेड वगैरह बनाता है. लेटर ए कैन नॉट डिनाई टू द कोर्ट दैट ही अलाउड बी टू यूज द लैंड. तो यहाँ पे कोर्ट को उसको ये बोलना पड़ेगा हाँ उसने अलाउ किया है, कि ये कोर्ट को ये नहीं कर बोल सकता है कि मैंने उसको अलाउ नहीं किया सकता. यही होता है डॉक्ट्रिन ऑफ जो एस्टोपल है कि जहाँ पे वो किसी को बिलीव करके उससे कुछ काम करा लेता है. वाई इज एस्टोपल इंपॉर्टेंट? बिकॉज प्रमोट्स ऑनेस्टी, ये ऑनेस्टी पे बेस्ड है पूरी तरह से, अनरिटन अनस्पोकन ऑनेस्टी के ऊपर है. और प्रिवेंट द फ्रॉड एंड मैनिपुलेशन and protects people who act based on others' words or conduct and maintains fairness and consistency in legal proceeding. तो सेक्शन 121, 122, 123 में इसके जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, एस्टोपल ऑफ टेनेंट एंड लाइसेंस ऑफ पर्सन इन पोजेशन एंड एस्टोपल ऑफ अचेम्प्ट ऑफ बिल एंड बेली एंड लाइसेंस इसके प्रोविजन. तो 121 में जो जनरल रूल ऑफ एस्टोपल है कि व्हेन ए पर्सन बाय हिज डिक्लेरेशन एक्ट और साइलेंस कॉजेज अनदर टू बिलीव इन समथिंग एंड दैट पर्सन एक्ट्स अपॉन इट, ही कैन नॉट लेटर डिनाई टू द ट्रूथ ऑफ इट. जैसे इसका एग्जाम्पल देखें, if A falsely leads B to believe that a certain piece of land belongs to him, जैसे हमने पहले देखा, and B buys it, later A cannot say the court that he was not the owner. तो यहाँ पे जो है डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपल लगेगा. तो सेक्शन 122 जैसे एस्टोपल ऑफ द टेनेंट एंड लाइसेंसी, जैसे टेनेंट कैन नॉट डिनाई दैट द लैंडलॉर्ड हैड द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी as the start of the tenancy. जैसे लाइसेंसी कैन नॉट डिनाई दैट द पर्सन हु गेव परमिशन हैड अथॉरिटी. लाइक वो एग्जाम्पल देखिए, एक्स रेंट ए शॉप फ्रॉम वाई, X cannot later claim in the court that the Y was not the owner. Likewise, section 123 say estoppel of the accepted by the bill, value or licensee, so the acceptor of the bill or the license cannot deny that the drawer had authority. Likewise, a bailey and a licensee cannot deny that the bailey and licensee had authority at the beginning. Example, if at all we say A gives his car to B to keep, the B cannot later say the car is mine.
तो उसको अगर रखने दिया गया है कार को, तो बाद में भी ये नहीं बोल सकता मैं इसका ओनर हो गया, मेरा कार है करके। यहाँ पे रूल ऑफ एस्टोपल एक्सेप्टेंस ऑफ बिल बेली एंड लिसेंसी सेक्शन 123 के हिसाब से एक्सप्लेनेशन अगर देखें तो एक्सेप्टर कैन डिनाई फॉर्जरी इफ द बिल वाज नॉट ड्रॉन by the real drawer. The explanation the bailey delivers a goods at the third party, he cannot prove the person had a right. The key principles of the estoppel if at all we see, no contradiction that the person cannot deny what they earlier admitted or caused to believe. That the induced belief as the one person made another believe something is true. Yeah, reliance as the second person acted on that belief, and the no denial allowed the person, the first person cannot deny in the कोड। टाइप्स ऑफ एस्टिपल अगर हम देखते हैं, बाय रिप्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन द फॉल्स स्टेटमेंट दैट ए सेज लैंड इज हिज, बी बाइस इट, इन केस ऑफ द बाय दिस इज एस्टिपल बाय रिप्रेजेंटेशन। बाय कंडक्ट द बेस्ड ऑन द एक्शंस दैट द ए लेट्स बी यूज लैंड देन डिनाइज परमिशन, तो हियर आल्सो द wrongful done by him, the promissory he cannot deny that। तो promissory estoppel जैसे based on promise, the government promises tax exemption then cancels it, so here also the government had to act as per estoppel, they cannot cancel it। estoppel by silence जैसे misleading by silence, A stays silent when B claims a land, so here also estoppel will come। the estoppel by tenant, tenant can deny landlord title, that the A B lives in a house then denies A as a landlord। तो ये सम ऑफ द एग्जांपल्स है एस्टोपल के, और कंपैरिजन करेंगे सिमिलर लीगल कॉन्सेप्ट के कि एस्टोपल के, एडमिशन के और वेवर के। वेवर मतलब छोड़ देना राइट को, एडमिशन मतलब कोर्ट में एडमिट करना जो कोर्ट के सामने, और जो है कि एस्टोपल का मतलब होता है कि कुछ चीज़ें उन्हें बिलीव की है दूसरे को मानने के लिए, जैसे बेस्ड ऑन द रिप्रेजेंटेशन ऑन रिलायंस है, एडमिशन वॉलंटरी एक्नॉलेजमेंट है, वेवर अपने राइट्स को छोड़ देना है, जैसे लीगली बाइंडिंग तीनों भी चीज़ें हैं। और ये जो फॉर्म है एस्टोपल का ओरल, रिटर्न और कंडक्ट से हो सकता है। एडमिशन जो है कि यूजुअली ओरल और रिटर्न से होता है, और वेवर जो है इम्प्लाइड और एक्सप्रेस समझ लेना चाहिए। जैसे वेवर का एग्जांपल है नॉट क्लेमिंग इंटरेस्ट ऑन इंटेंशनली, बोला चलो मैं इंटरेस्ट जो लग रहा है वो मैं छोड़ देता हूँ। तो एडमिशन जो है कि जैसे वो एडमिट करता है कि मैंने किसी से पैसा लिया है, इसका एग्जांपल एस्टोपल का एग्जांपल है ए कैन नॉट डिनाई बीस राइट आफ्टर ग्रांटिंग हिम द राइट्स। तो लिमिटेशन ऑफ एस्टोपल जैसे कैन नॉट override statutory law, he cannot create a ownership where none exists, and it does not apply in the minor or mentally unsound person, and cannot used in the criminal trials, and only applies when the reliance with the other party is shown। So this is how the doctrine of estoppel we have done it in a detail। So section 121 से 120 the Bharatiya Sakshi Adhikam plays a key role in ensuring the honesty and consistency and fairness in the legal proceeding। It prevents actually the persons from the going back to their words or the action if someone else he has acted upon them and would suffer a loss। It is specially useful in the civil matters including landlord tenant relationship है, या licensing and bailment है, या business transactions है, तो trust और fiduciary duties है। तो estoppel is the speak truth, act fairly and stand by your word, this is the rule। So hope we have completed the entire estoppel, and here comes model 2 we have completely the proof and the burden of proof section 51 to 123 जिसमें 8 के 8 कॉन्सेप्ट है। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे से पास हो जाइए। ऑल द बेस्ट।